हम लोग फिर से आई एम द फीटेड विलन के एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि गुचंग ने वहाँ पे जिनवुफान की प्लान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था और उसकी शायद लवर मारी गई थी। जिसके बाद वो घर में आके बैठ जाता है और यही सोचता है कि अगर उसके मैसेंजर जो कि बायरन और उसका भाई है वो दोनों अगर उस तक पहुंच जाते हैं तो शायद से ये तख्ता पलट सकता है। एपिसोड की शुरुआत में हम इन दोनों को यहाँ पे हर्ब्स को पीसते हुए देखते हैं। ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए थे इसलिए क्योंकि अभी डीमन वर्ल्ड के अंदर बवाल मचा पड़ा है और अगर ये दोनों ज्यादा हरकतें करेंगे तो फिर याओई की नजर इन दोनों के ऊपर पड़ जाएगी और ये पकड़े जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बैठे रहने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनकी किस्मत मेरी तरह ही खराब थी कि उसी टाइम में वहाँ पे गुचंग आ जाता है और इतने समय डीमन वर्ल्ड के अंदर गुचंग का स्टेटस घर के दामाद की तरह हो रखा है। जो कोई भी गुचंग को देखता वो उसे सलामी ठोकता। वहाँ पे बायरन का भाई जैसे ही गुचंग को देखता है तो वो डरने लगता है, लेकिन बायरन उसे कहती है कि उसने हमें कभी देखा ही नहीं है, इसीलिए बस हम लोगों को अपनी एनर्जी और उस पाउच की एनर्जी को थोड़ा सा कम करना है। वो हमारी तरफ देखेगा भी नहीं और निकल जाएगा। लेकिन मैंने बताया ना, इनकी किस्मत मेरी तरह ही खराब है। गुचंग सीधा इनके पास आके ही रुकता है और इनकी तरफ मुड़ के देखता है क्योंकि इन दोनों के मुंडे के ऊपर सिस्टम का लेबल छाप दिया गया था और ये लेबल सिर्फ कुछ ही लोगों के ऊपर आता है जो चूजन वन होते हैं। खैर ये दोनों अपना नाटक चालू करते हुए पूछते हैं, दामाद जी आपको क्या चाहिए? तो गुचंग इन लोगों से हर्ब के बारे में पूछता है तो ये लोग गुचंग से कहते हैं कि जो चीज चाहिए फ्री में ले जाइए। गुचंग उन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हें साउथ का विलेन लिखता हूँ जो तुमसे वसूली करने के लिए आया हूँ। जिसपे बायरन आके से कहती है कि नहीं, आप तो हमारे डीमन वर्ल्ड के दामाद जी हैं, मालूम आपसे कैसे पैसे ले सकते हैं। गुचंग उन लोगों से कहता है कि मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ, मुझे बस प्राइस बताओ, मैं तुम्हें 100 गुना ज्यादा दूंगा। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये लोग इसे पसंद करते हैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कि कूल है बंदा, इसकी स्क्रिप्टिंग भी राइटिंग भी लाजवाब है। गुचंग ने इन दोनों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है झूठ बोलने के अलावा और पकड़े जाने के, क्योंकि एक आम सेलर कोई भी मेडिसिन जो 10 रुपए की है 100 रुपए में लेगा ही ना, और अगर कोई खुद लूटने को राजी है तो फिर लूटने वाला क्यों ही पीछे हटे। खैर बायरन यहाँ पे ये झूठ बोल के निकलना चाहती थी कि ये उनकी फैमिली प्रॉपर्टी है, यानी खानदानी चीज, लेकिन उसी टाइम में गुचंग और उसके जितने भी साथी वहाँ पे थे वो इमीडिएटिंग और रिलीज करने लगते हैं तो इन दोनों की फट जाती है और गुचंग यहाँ पे पेमेंट करता भी नहीं है। वो इन दोनों को अपने साथ घर पे लेके जाता है ये कहते हुए कि यहाँ पे कैश नहीं है, घर पे चलो पेटीएम कर देता हूँ। इसलिए अब इन दोनों को गुचंग के साथ चलना ही पड़ता है। हालांकि गुचंग इन लोगों को घर पे नहीं ले जाता है, पहले अपने साथ कुछ काम करवाने के लिए लेके जाता है। तो गुचंग यहाँ पे सबसे पहले कूलिंग के किंग के पास आया हुआ था, यानी जुनवुफान के नकली बाप के पास, और हमेशा की तरह यहाँ पे भी गुचंग के कुछ फैन गर्ल बन चुकी थी जो कि गुचंग को कुछ ज्यादा ही पसंद करती थी, जिनमें से जुनवुफान की बहन भी थी जो कह रही थी कि यहाँ पे ऐसी कई सारी लेजेंडरी लड़कियां होंगी जो गुचंग के क्यूबन बनने के लिए राजी होंगी। हालांकि जुनवुफान उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है, वो तुम्हारी तरफ घास भी नहीं डालेगा। इस पे जुनवुफान की बहन आगे से अकड़ते हुए कहती है तुम्हारी बहन में कमी है क्या? वो भी बायरन का भाई बायरन से कहता है कि हम लोग एकदम सही मौके पे हैं, हम लोग यहाँ पे जुनवुफान को वो पाउच दे सकते हैं। हालांकि बायरन जुनवुफान की तरफ देखती तो है लेकिन कुछ करती नहीं है। अब इधर गुचंग केओस किंग या जुनवुफान का नकली बाप है उसे पूछता है कि तुमने तो उस असैसिनेशन के मास्टर प्लान के बारे में कुछ तो क्लू पता लगा ही लिया होगा कि सोलार हेवनली सॉर्ड डीमन वापस आ चुका है और जो उसका बेटा था जुनवुफान जो कि 6000 साल पहले मारा जाना चाहिए था, शायद से वो भी वापस आ चुका है। इस पे केओस किंग आगे से बताता है कि वो भी यही चीज सोच रहा था कि यहाँ पे शायद से सोलार डीमंस के जो ओवरलॉर्ड्स हैं उनके सबऑर्डिनेट वापस आ चुके हैं और सोलार ओवरलॉर्ड्स के डिसेंडेंट के अलावा कौन ही ये चीज कर सकता है। कुछ केओस किंग को बताता है कि याओई को कुछ लोगों के बारे में पता चला है और कुछ जगहों के बारे में भी जहाँ पे शायद से वो लोग छुपे हो सकते हैं। फिर जुनवुफान को ऐसा लग रहा है कि गुचंग को ये पता ही नहीं है कि जिसको वो लोग ढूंढ रहे हैं वो उनकी आंखों के सामने ही खड़ा है और ये गुचंग को फुद्दू समझ रहा है। लेकिन गुचंग उसकी इस सोच के ऊपर तमाशे मारता है केओस किंग को ये बताते हुए कि सोलार डीमन ओवरलॉर्ड का बेटे के साथ साथ एक बेटी भी थी, तुम्हें तो इसके बारे में पता ही होगा। जिसपे केओस किंग आगे से बताता है कि उसका नाम राउजी है और उसने एक हादसे के अंदर जिसको फॉरबिडन एरिया कहा जाता है हिस्सा भी लिया था, उसकी टेरिटरी का एक हिस्सा लेके। और इतने बड़े बैटल के होने के बावजूद अभी तक किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई है कि कोई वहाँ पे जाके इतने सालों में भी उसके पास जाए। गुचंग केओस किंग को बताता है कि याओई को शक है कि जुनवुफान उसकी बहन के पास ही छुपा हुआ होगा। केओस किंग आगे से पूछता है कि इसका मतलब क्या है, जिसपे गुचंग आगे से बताता है कि जुनवुफान ने वहाँ पे जो कलाकारी दिखाई है वो याओई को काफी ज्यादा कमाल की लगी, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि जुनवुफान के पास डीमन वर्ल्ड से कई सारे साथी होंगे। इसलिए उसने ये फैसला किया कि तुम केओस किंग और तुम्हारा बेटा एक साथ जाएंगे उस जगह के ऊपर रेड करने के लिए और जुनवुफान की बहन राउजी को मार गिराएंगे। और अगर तुमको वहाँ पे जुनवुफान के कोई भी निशान मिल जाते हैं वो तो बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर वो नहीं मिलता है तो फिर तुम उसकी जगह पे राउजी को पकड़ भी सकते हो, वो और ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसे इधर जुनवुफान का आगे से मुंह बन जाता है ऐसी प्लानिंग सोच के। अब इधर केओस किंग गुचंग से कहता है कि वो अपना ये काम पूरी तरीके से करेगा, जिसके बाद वो अपने बेटे और बाकी लोगों से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोगों को ऑर्डर मिल चुके हैं तो तुरंत यहाँ से निकल लो मिशन के लिए। वह फिर जुनवुफान का आगे से मुंह बन जाता है और वो मन के अंदर सोचता है कि तुम मुझे राउजी के जरिए फोर्स करना चाहते हो कि मैं बाहर दिखूं। साला मैंने इतने सालों में कभी भी अपनी बहन के पास जाने के बारे में सोचा भी नहीं कि उसे इन सभी चीजों के अंदर घसीटा ना जाए ये सोच के, लेकिन अब तुम डायरेक्ट मेरी बहन को मारना चाहते हो। और जुनवुफान को ये भी समझ में आ जाता है कि याओई के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो इतना बड़ा प्लान सोच सके। बेशक इस कांड के पीछे गुचंग का ही हाथ है और यहाँ पे बायरन जुनवुफान के रिएक्शन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से नोटिस कर रही थी। अब इसके बाद हम लोग लूसन को देखते हैं जो बड़े आराम से टेबल के ऊपर सो रही थी और इसे जैसे ही सुनाई देता है गुचंग आ चुका है तो ये तुरंत जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाती है। वही ये लोग गुचंग से पूछते हैं कि तुम हमें यहाँ पे क्यों लेके आए हो, तो गुचंग आगे से कहता है पेमेंट करने के लिए। जिसके बाद वो बायरन से कहता है क्या तुम्हें अभी भी मेरे पास अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्या? बायरन अभी भी आगे से यही कह रहे थे कि आपके घर में आके हमें महसूस हो रहा है कि हम कितने गरीब
अजीब है और हमारे कपड़े भी कितने गंदे हैं। गुचंग कहता है तो फिर नॉर्मल कपड़े में बदलो, दिखावा क्यों कर रही हो। अब इसे बायरन का भाई तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन बायरन अभी भी नौटंकी कर रही थी। तो गुचंग उसका नाम लेते हुए कहता है नौटंकी बंद करो, जल्दी से अपने असली रंग दिखाओ। लेकिन बायरन अभी भी नौटंकी कर रही थी तो फिर गुचंग का हाथ सड़ से उसके बगल में जाता है और उसके भाई को पकड़ के क्रश करने लगता है। और गुचंग बायरन से कहता है कि अगर तुमने और ज्यादा नौटंकी की तो फिर मैं इसे मार दूंगा, फिर शायद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम कौन हो। बायरन यहाँ पे गुचंग को डराने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि उसे जाने दो, नहीं तो तुम्हें वो चीज कभी भी नहीं मिलेगी जो तुम्हें चाहिए। गुचंग कहता है कि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा रवैया कैसा है, क्योंकि तुम्हें ऐसे देख के मुझे घिन आ रही है, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि तुम उस मामले में परफेक्ट हो। बायरन पूछती है कौन से? गुचंग आगे से कहता है वही। खैर इसके बाद वो हार मानती है और अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है और वो गुचंग से कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बड़े घटिया इंसान होगे। गुचंग उसे कहता है तारीफ के लिए शुक्रिया, तुम्हारी एनर्जी सीज करने की एबिलिटी कमाल की थी, यहाँ तक कि एक सेकंड एम्परर भी उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा लगता है किलिंग एम्परर लेगेसी तुम्हारी मुट्ठी पे आके काफी ज्यादा बुरी पड़ गई है। बायरन उसे पूछती है क्या चाहिए, साफ बताओ। तो गुचंग उसे कहता है कि वो उसके फादर को यूं ही रिलीज कर सकता है जैसे ही डेमन डबल उसे मारना छोड़ देगा, लेकिन इसकी भी एक शर्त है। बायरन उसे पूछती है क्या तुम्हें पाउच चाहिए? गुचंग आगे से कहता है वो तो बेकार चीज है, उससे ज्यादा तो इंटरेस्ट मुझे तुम्हारे अंदर है। बायरन आगे से चिढ़ जाती है, लेकिन गुचंग उससे कहता है कि मेरा मतलब ये थोड़ी ना था, मेरा मतलब तुम्हारे पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है कि तुम और तुम्हारी नेफराइट ब्रोंज पवेलियन मेरे लिए काम करे। बायरन उसे कहती है कि इस तरह तो हमारा अंत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भरोसा करना और पड़े हुए क्वेश्चन का पेपर में आना दोनों ही बेकार है। गुचंग उसे कहता है कि यहाँ पे ये बात हो ही नहीं रही है कि तुम्हें भरोसा करना चाहिए या नहीं, तुम्हारे पास मेरे ऊपर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाप, तुम्हारे गिल्ड और तुम्हारे ये शैतान जूनियर भाई का जीवन मेरे ऊपर डिपेंड करता है और तुम किसके ऊपर भरोसा कर सकती हो। कोर्स तुम उनके ऊपर अगर चिंता ना करो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मर जाने दो सालों को। वह भी गुचंग ये बातें कहते हुए बायरन के भाई को और भी ज्यादा तेजी से क्रश करने लगता है, तो वो आगे से चिल्लाने लगता है। इसलिए बायरन को यहाँ पे गुचंग की शर्तें माननी ही पड़ती है। गुचंग कहता है मुझे पता था कि समझदार लोग बातों को जल्दी अच्छे से समझ जाते हैं। जिसके बाद वो पीछे मुड़ता है और लूसन से कहता है जाओ और जाके चाय लेके आओ, ओबे मलाई मार के। लूसन उससे कहती है कि तुम मुझे मेड समझ रहे हो क्या? तो गुचंग उससे कहता है कि तुम्हें लाया क्यों मैं यहाँ पे हूँ, चाय सर्व करनी होती तो मैं खुद से ना कर लेता, साला नौकरानी बनाने के लिए लाया हूँ। बायरन भी यही चीज देख के हैरान हो जाती है कि गुचंग ने यहाँ पे लूसन क्लैन की गॉडली प्रिंसेस को अपनी नौकरानी बना लिया है और गुचंग ने जानबूझ के ही लूसन को यहाँ पे बीच में लाया है, ये दिखाने के लिए कि वो कितना शक्तिशाली है। एक ताकतवर क्लैन की प्रिंसेस उसके लिए मेड का काम कर रही है। इसके बाद गुचंग बायरन से कहता है कि वो पाउच मुझे दोगे क्या? तो बायरन उससे कहती है कि तुम्हें कुछ देर पहले तो वो नहीं चाहिए था। गुचंग आगे से कहता है कि वो तब की बात थी, अब हम दोनों तो एक ही बोर्ड के ऊपर है ना, तो थोड़ा सा लेन देन में क्या ही गलती है। जिसमें बायरन उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हें अभी वो चीज दे दूंगी तो फिर मेरे पास कोई कार्ड नहीं बचेंगे खुद को बचाने के, क्या पता तुम हमारे ऊपर बैक फायर कर दो और हमें मार दो। गुचंग आगे से इस बात के ऊपर हंसने लगता है, जिसके बाद वो बायरन के पास जाता है और उसे अपनी असली ताकत और रंग दिखाते हुए कहता है कि जैसे ही तुम इस कमरे के अंदर कूदी थी ना, वैसे ही तुमने अपने सभी कार्ड्स खो दिए थे। अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो फिर कोई भी माइका लाल तुम्हें बचा नहीं सकता है, लेकिन चिंता ना करो, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है और न ही मैं तुम्हारे लिए चीजें मुसीबत भरी करूंगा। जिसके बाद वो छोटे जूनियर को भी छोड़ देता है, जिसे बायरन को समझ में आ जाता है कि गुचंग चालाक के साथ साथ हद से ज्यादा खतरनाक है और उसकी बात मानने में ही भलाई है। और वो गुचंग से कहती है क्या मेरे फादर को भी छोड़ दोगे? लेकिन गुचंग आगे से बताता है कि अबे नहीं, तुम्हें मेरे लिए कुछ चीजें करनी पड़ेगी। बायरन पूछती है क्या? तो गुचंग उससे कहता है कि मेरी मदद करो जुन वुफान के इस सीक्रेट को रिवील करने में कि वो जानबूझ के प्रिंसेस याओई को मारना चाहता था। इससे बायरन हैरान हो जाती है कि गुचंग क्या करवाना चाहता है। अब इधर हम लोग याओई को देखते हैं और उसकी मेड आके उसे बता देती है कि गुचंग ने उसके नाम पे कियोस और उसके बेटे को राउजी को पकड़ने के लिए भेज दिया है। याओई आगे अपनी मेड से बता देती है कोई बात नहीं है, मुझे पहले से ही पता है। और वो मन के अंदर सोचती है कि राउजी अपनी कल्टीवेशन 6000 साल से करती आ रही है और उसकी कल्टीवेशन और ज्यादा खतरनाक होगी, इसलिए अभी तक याओई ने भी उसके ऊपर हाथ डालने की कोशिश नहीं की। जिसके बाद वो अपनी मेड से पूछती है कि कियोस किंग के साथ साथ क्या जुन वुफान भी उसके पीछे गया हुआ है? तो मेड आगे से बताती है हाँ। जिससे याओई इसी बारे में सोचते हैं कि गुचंग ने एक बार कहा था कि जुन वुफान हो सकता है और याओई को समझ में आ जाता है कि गुचंग यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए नहीं आया है, बल्कि उसे तो डीमन वर्ल्ड से कोई लेना ही देना नहीं है, वो यहाँ पे किसी और ही रीजन की वजह से आया है डीमन वर्ल्ड के अंदर। अब इधर हम लोग गुचंग को देखते हैं जो कि उस पाउच को खोलने की कोशिश कर रहा था और इस पाउच के ऊपर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे, यानी कि जुन वुफान के अलावा इसे और कोई भी खोल नहीं सकता था। लेकिन गुचंग तो अपना कोई ऑर्डिनरी बंदा है नहीं, वो जल्दी से वहाँ पे अपनी वही बाटली बाहर निकालता है जो किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो वो जल्दी से उस रिस्ट्रिक्शन के अंदर से भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। लेकिन जब वो बॉटल उस रिस्ट्रिक्शन को एब्जॉर्ब कर ही रही थी, उसी टाइम पे उस पोटली के अंदर से तगड़ा धमाका होता है, जिससे गुचंग भी कुछ देर के लिए हैरान हो जाता है। लेकिन ये धमाका इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसकी फोर्स की वजह से बाहर बैठी हुई लूसन की चाय की पाटली भी टूट जाती है। अब इस पाउच के अंदर पता नहीं कोई चीज थी, लेकिन एक साथ साथ रिकॉर्डिंग भी थी। वह भी गुचंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर यहाँ पे ये बाटली ना होती तो फिर ये धमाका और भी ज्यादा खतरनाक होता, कोई भी इसे आसानी के
साथ रोक न पाता। गुचेंग को इस वीडियो टेप के जरिए ये पता लगता है कि डीमन वर्ल्ड कगार पैदा इवॉल्व होकर एक हायर रियलम के अंदर बनने के लिए, और जब डीमन वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म होकर इवॉल्व होने की कोशिश कर रहा था उसी टाइम पे जो 6 डीमन ओवरलॉर्ड्स थे वो गायब हो गए। गुचेंग को ऐसा लगता है कि वो 6 के 6 डीमन ओवरलॉर्ड्स इस मौके का फायदा उठा के ब्रेक थ्रू करके इमॉर्टल रियलम में पहुंचना चाहते थे, क्योंकि जब डीमन वर्ल्ड इवॉल्व होने की कोशिश कर रहा था उस प्रोसेस के दौरान में वो एक खास टाइप की एनर्जी को रिलीज कर रहा था। लेकिन इमॉर्टल सेक्ट और इमॉर्टल फैमिलीज को इसके बारे में पता नहीं लगा और उन लोगों ने डीमन वर्ल्ड को इग्नोर करने के बारे में ही सोचा, और तब शायद 6 डीमन ओवरलॉर्ड्स ने फैसला किया होगा कि वो इस एनर्जी को छुपा लेंगे और अपनी कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। हालांकि डीमन वर्ल्ड की जो फोर्टिट्यूड थी वो शायद से इतनी अच्छी नहीं होगी कि वो लोग इमॉर्टल रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर पाते, इसलिए उन लोगों ने कोई दूसरा प्लान बना लिया होगा। इसलिए डीमन वर्ल्ड एक शतरंज के चेस बोर्ड की तरह है जिसके अंदर प्यादे और बाकी चीजें पड़ी हुई है। जुन वुफान और याओई महज एक प्यादे के अलावा और कुछ भी नहीं है, जिनका इस्तेमाल असली खेल को छुपाने के लिए किया जा रहा है। और जो 6000 साल पहले डीमन वर्ल्ड के अंदर महान लड़ाई हुई थी उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इन 6 डीमन ओवरलॉर्ड्स ने खुद को छुपाने के लिए किया था, और इन लोगों ने याओई को बलि का बकरा बना दिया है। बस गुचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे लगा था कि याओई कोई लकी औरत होगी, लेकिन वो तो बस एक बदनसीब औरत है जिसका इस्तेमाल सिर्फ किया जा रहा है इतने पूरे टाइम में उसे मैनिपुलेट करके। खैर उस पाउच के अंदर से जो दूसरी एनर्जी निकली थी वो वहाँ पे एकत्रित होके जुन वुफान के फादर का रूप या फिर कॉन्शियसनेस का रूप ले लेती है, जो कि गुचेंग से पूछता है तुम कौन हो और मेरा बेटा जुन वुफान कहाँ है, और ये असली फादर है जुन वुफान का। जुन वुफान का फादर गुचेंग से कहता है कि मुझसे झूठ बोलने के बारे में सोचना भी नहीं, लेकिन गुचेंग तो इस चीज से खुश हो जाता है कि उसके सामने एक धर्मा बॉडी पड़ी हुई है। बेशक भाई इस धर्मा बॉडी के अंदर लाजवाब एनर्जी होगी, और गुचेंग उसके मुंह के सामने बाटली रख देता है और अगले ही पल वो बाटली जुन वुफान के फादर की धर्मा बॉडी या फिर कॉन्शियसनेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। वहीं पे दोबारा शॉक वेव बाहर निकलती है तो लूसन की चाय दोबारा बह जाती है। वहीं पे गुचेंग ने जब इस धर्मा बॉडी को एब्जॉर्ब कर लिया है तो फिर इसका टेस्ट गुचेंग को कमाल का लगा है, यानी कि एनर्जी दमदार थी। इसलिए गुचेंग उस सोर्स के बारे में भी सोचता है जिसको 6 डीमन ओवरलॉर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं डीमन वर्ल्ड को इवॉल्व करने के लिए। और इसके अलावा 16 डीमन ओवरलॉर्ड जो कि जुन वुफान का फादर है वो भी काफी ज्यादा रूथलेस है, वो अपने ही बेटे को मैनिपुलेट कर रहा है। गुचेंग यहाँ पे बताता है कि जुन वुफान की कहानी अभी आगे कैसे होने वाली थी। जुन वुफान को ये पता लगना था कि याओई ने जो उसको जहर देके पहले मार दिया था वो बस एक गलत फहमी थी, क्योंकि 6 के 6 ओवरलॉर्ड्स ने वहाँ पे सब कुछ इन्फ्लुएंस किया था। और उसके फादर जुन वुफान को ये भी एडवाइस देते हैं कि उसे अपनी नफरत को जारी देना चाहिए, और साथ ही में जुन वुफान के फादर उसके लिए की को भी छोड़ के गए थे जिसको सिर्फ जुन वुफान ही पा सकता है। इसलिए गुचेंग को यहाँ पे जुन वुफान का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे गुचेंग के पास वो सोर्स तो है नहीं जो पाउच के अंदर से निकला था, इसलिए गुचेंग उसके अंदर अपने डिमोनिक कॉन्शियसनेस को डाल देता है या फिर एनर्जी को। इसके बाद गुचेंग उस पाउच को बायरन को वापस कर देता है, ये कहते हुए कि इसके अंदर तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, मैं तो इसे खोले नहीं पाया, और भला मैं तुमसे झूठ क्यों ही बोलूंगा, हम दोनों तो एक ही बोर्ड के ऊपर हैं। बायरन उससे कहती है एक नंबर के झूठे हो साले तुम। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है तो फिर लूसन आती है गुचेंग के लिए चाय लेके, तो गुचेंग उसे कहता है मुझे नहीं पीनी, मैं जा रहा हूँ किसी और को ढूंढने जो मुझे खुश करेगा। इसके बाद हम लोग गुचेंग को उसकी नई चाल चलते हुए देखते हैं, और गुचेंग भागते हुए जुन वुफान की बहन के पास आया था, कियोस किंग की बड़ी बेटी जो कि जुन वुफान का नकली फादर है और उसकी नकली बहन। अब यहाँ पे गुचेंग जुन वुफान के स्टेप सिस्टर कहते हैं चाय पीने के लिए आया था, ये कहते हुए कि तुम्हारे हाथ की चाय बनी हुई कमाल की है। वहीं पे गुचेंग को अंदाजा लग चुका था कि जुन वुफान अपने स्टेप सिस्टर से थोड़ा बहुत तो क्लोज है, ऊपर के जो स्टार और लक होता है उसकी वजह से। वहीं पे स्टेप सिस्टर तो काफी ज्यादा खुश थे कि गुचेंग खुद उसके पास आके चाय पी रहा है और चाय को लेकर डिस्कस कर रहा है। वहीं पे गुचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि साला मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं, कैसे मैनिपुलेट करूं मैं इसे। अब इसके बाद हम लोग याओई को देखते हैं जो कि अपनी सर्वेंट से पूछती है कि तुम्हारे दामाद जी आजकल क्या कर रहे हैं, जिसपे दोनों सर्वेंट आगे से बताती है कि आजकल तो दामाद जी कियोस किंग के मेंशन के अंदर देखे जा रहे हैं उनकी बड़ी बेटी के साथ चाय बनाते हुए। और हाँ, स्टेप सिस्टर का नाम जुनियाओ है तो अब से जुनियाओ। याओई उन दोनों से पूछती है कि कियोस किंग तो पहले ही अपने काम के लिए बाहर निकल चुका है, वो वहाँ पे क्या कर रहा है, जिसपे ये दोनों आगे से बताती है कि वो तो आजकल जुनियाओ के साथ ही रह रहा है, चाय बना रहा है। और दोनों ही सर्वेंट याओई से पूछती है कि वो तो उसकी साइड पे था ना, कहीं दामाद जी का दिल कियोस किंग की बड़ी बेटी के ऊपर तो नहीं आ गया। हालांकि गुचेंग उसी पल उन दोनों के पास आता है और उन दोनों के कंधों के ऊपर हाथ रख के कहता है कि तुम दोनों तो कुछ ज्यादा ही बातें करती हो, मैं तो बस वहाँ पे चाय बनाना सीख रहा था, तुम्हारी मैजेस्टी मुझे कुछ ज्यादा ही इग्नोर कर रही है। खैर याओई वहाँ पे उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों निकलो और इसे यहीं पे रहने दो, और वो गुचेंग से पूछती है क्या मैं कुछ ज्यादा ही बिजी हूँ। गुचेंग आगे से मक्खन लगाते हुए कहता है कि आप तो डीमन वर्ल्ड को चलाने में काफी ज्यादा बिजी है, मुझे ही यहाँ पे आके आपसे मिलना पड़ता है। और वो बायरन को उसके डिपार्टमेंट के बारे में बताता है कि डीमन सिटी के डिपार्टमेंट का हेड है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है और अब तक 90 लाख रुपए सीधा खींच चुका है अपनी पोटली के अंदर। साला उनकी पूरी फैमिली ही करप्शन है, साला करप्टेड लोग है वो। यावी उससे पूछती है तुम्हें क्या चाहिए है, गुचेंग उससे कहता है कि मैं तो बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। यावी कहती है प्रॉब्लम, क्या तुमने कंफर्म किया कि जुन वुफान ही असली जुन वुफान है। गुचेंग उससे कहता है कि ये काम तो तुम्हारा है, तुम हो यहाँ की महारानी, तुम्हें खुद पता लगाना चाहिए, तुम मुझसे पूछ रही हो। यावी कहती है कि अगर मुझे पता होता मैं तुमसे ही क्यों पूछती, और वैसे भी तुम्हें मेरे बारे में क्या ही फर्क पड़ता है, पिछली बार तो धोखे से बेड के ऊपर लिटा ही दिया था। गुचेंग कहता है कि वो आपसी मामला है, कोई चाल नहीं थी, और वैसे भी प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो जाएगी, फिर तुम सोच लेना कि तुम्हें क्या करना है। अब इसके बाद हम लोग कियोस किंग को देखते हैं जो कि फॉरबिडन एरिया के अंदर आ चुका था और ये लोग दबा के इधर उधर सर्च कर रहे थे राउजी को ढूंढने के लिए, जुन वुफान की बहन। कियोस किंग असली जुन वुफान से कहते हैं कि हमें किसी भी कीमत पे उस जुन वुफान को ढूंढ के बाहर निकालना
ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी फैमिली के ऊपर धब्बा लग जाएगा। वहीं पे जुनवुफान अपने मन के अंदर सोचता है कि इन 6000 सालों के अंदर उसकी बहन सेक्रेट किंग रियलम के अंदर तो पहुंच ही चुकी होगी और इतने साल तो वो खुद को अभी तक प्रोटेक्ट करते हुए आई है, तो फिर शायद से जुनवुफान को सेफ साइड पे जाके उससे मिलना चाहिए। इसीलिए वो उस वाली साइड पे खुद ही चला जाता है जहाँ पे उसकी बहन है, ये कहते हुए कि मैं इलाके को खुद सर्च करता हूँ, आप लोग दूसरी साइड देखिए। अब इधर जुनवुफान जैसे ही लैंड होता है और अपनी बहन को ढूंढना शुरू करता है, वैसे ही कोई उसके ऊपर नाइफ से अटैक कर देता है, जिसको जुनवुफान काफी आसानी के साथ डिफ्लेक्ट कर लेता है और तभी वहाँ से बायरन बाहर निकलती है, जो कि जुनवुफान से कहती है कि इतने सालों में भी अभी तक नहीं बदले हो, उतने ही हरामी है जितने पहले थे। वहीं पे जुनवुफान बायरन को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन जब वो ऑरा को चेक करता है तब उसे यकीन हो जाता है कि यही असली बायरन है। जिसके बाद वो बायरन से पूछता है कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं ही मैं हूँ। बायरन उसे बताती है कि वो यहाँ पे किसी रीजन की वजह से आई है, तभी वो यहाँ पे उसे ढूंढ पाई और तुम्हें वो चीज खुद ही पता लगानी है। जिसके बाद बायरन यहाँ पे जुनवुफान को रिजेक्ट कर देती है। बेसिकली ये गले लगना चाहता था, लेकिन बायरन उसे मना कर देती है, गुचिंग का असर हो रहा है। खैर वो जुनवुफान को तारा भी मारती है, ये कहते हुए कि यायो को असैसिनेट करवाने का प्लान, तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई उतने उसके जितना ही बेवकूफ है? और तुमने पिछले काल में जो मेरे साथ कांड किए थे, जो मुझे धोखा दिया था, जो चीजें की थी, साला अगर तुम राख के अंदर भी बदल जाओ तो भी मैं तुम्हें पहचान लूंगी। इस पे जुनवुफान आगे से माफी मांगता है और सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन बायरन उसे कह देती है कोई बात ना है, भूल जाओ। और वो जुनवुफान को बताती है कि वो उसे मिलने के लिए यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि उसे जुनवुफान की मदद चाहिए उसके फादर को बचाने के लिए। जुनवुफान को इस बारे में पता था कि बाइकुन गुचिंग के हाथों के अंदर है और वो बायरन को साफ कह देता है कि जब तक वो याओई को यहाँ पे इस कुर्सी से हटा नहीं देता है और डीमन वर्ल्ड के ऊपर कब्जा नहीं कर लेता, तब तक वो अपर रियलम के अंदर नहीं जा सकता है बाइकुन को बचाने के लिए। लेकिन वो बायरन से ये जरूर कहता है कि विश्वास करो, मैं भी गुचिंग का गला काटना चाहता हूँ और उसके छोटे छोटे टुकड़े करना चाहता हूँ। बेशक बायरन को इसके ऊपर बुरा लगता है कि उसके फादर जुनवुफान और उसके फादर के लिए हमेशा वफादार रहे, लेकिन इसके बावजूद जब वो इतनी बुरी सिचुएशन के अंदर आ चुके हैं तब भी लोगों को सिर्फ अपने गोल के बारे में चिंता है ताकि बाइकुन के। बायरन जुनवुफान से कहती है कि इस सिचुएशन के अंदर तो तुम भूल ही जाओ कि तुम उसे जी सकते हो, फ्यूचर के बारे में भी पता नहीं। जिसके बाद वो अपने पास से वही पाउच बाहर निकालती है और जुनवुफान को देते हुए कहती है कि मेरे फादर ने कहा था कि मुझे ये चीज तुम्हें दे देनी है। मेरे फादर खुद ही तुम्हें देना चाहते थे, लेकिन गुचिंग ने उन्हें पकड़ लिया है, तो फिर मुझे ये चीज तुम्हें देने के लिए आना पड़ा। वहीं पे जुनवुफान जैसे उस पाउच को देखता है तो मन के अंदर सोचता है कि यही वो चीज है जो मेरे फादर मुझे देना चाहते थे और इसके साथ मैं तख्ता पलट सकता हूँ। जिसके बाद वो पाउच लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, ये कहते हुए कि चिंता न करो, मैं तुम्हारे फादर को बचा लूंगा। लेकिन बायरन उसे पाउच नहीं देती है, ये कहते हुए कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, दाव हार्ट की कसम खाओ कि तुम मेरे फादर को बचाओगे गुचिंग के हाथों से, तभी मैं ये बैग दूंगा। जुनवुफान को ये वाली बात समझ में आ जाता है कि ये नॉर्मल है कि बायरन उसके ऊपर भरोसा नहीं करती है जो कांड किया था उसके बाद, और ऊपर से बायरन की कल्टीवेशन कॉसी सुप्रीम के आसपास है, तो फिर फोर्स का इस्तेमाल करने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए वो अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पे दाव हार्ट की कसम खा लेता है और वादा करता है कि वो बायरन की मदद करेगा उसके फादर को गुचिंग से बचाने में। जिसके बाद बायरन उसको वो पाउच दे देती है और उससे कह देती है कि मेरे पास और कोई भी प्लान नहीं है, मुझे सिर्फ इंतजार ही करना पड़ेगा कि कब तुम मेरे फादर को बचाने के लिए आगे बढ़ती हो। वहीं जुनवुफान बायरन से कहता है कि हमें सबसे पहले याओई को हराना पड़ेगा, डीमन वर्ल्ड के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा, जिसके बाद हम लोग अपर रियलम के जाके गुचिंग को हरा सकते हैं और तुम्हारे फादर को बचा सकते हैं। ये काफी लंबी जर्नी है, उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरा साथ दोगी और मैं वादा करता हूँ कि पिछली बार की तरह इस बार मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। वहीं बायरन अपने मन के अंदर सोचते हैं कि गुचिंग को काफी अच्छे से पता है कि लोगों को दबाव और बहका के कैसे काम में लिया जाता है। हालांकि बायरन को अभी यकीन नहीं कि गुचिंग को स्मार्ट कहा जाएगा कि बेवकूफ। खैर उसी टाइम में वो लोग आगे बात कर पाते कि इससे पहले ही राउजी जो कि जुनवुफान की असली वाली बहन है वो उन दोनों को बुलाती है, इसीलिए वो दोनों भागते हुए उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं और वो दोनों भागते हुए एक घर के पास आ जाते हैं जिसके सामने एक कुआं था और उसके अंदर से लाजवाब एनर्जी बाहर निकल रही थी। वहीं राउजी जुनवुफान से कहती है कि मैं 6000 सालों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, तुम आखिरकार यहाँ पे आ ही गए। जुनवुफान अपनी बहन से पूछता है क्या तुम कुएं के अंदर से बात कर रही हो। इसके बाद वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन राउजी उसे वहीं पे रुकने को कहती है और उसे बता देती है कि अगर तुम पास आए तो फिर यहाँ की एनर्जी को अपने लेवल के हिसाब से हैंडल नहीं कर पाओगे। तो जुनवुफान वहीं से बता देता है कि याओई ने आर्मी भेजी है, लेकिन राउजी को इसके बारे में पहले से ही पता था और वो जुनवुफान को बताती है कि जब तक वो न चाहे कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकता है जब तक वो खुद उन्हें मिलना न चाहे। साथ ही में वो जुनवुफान को ये भी बता देती है कि उसने 6000 साल पहले याओई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था उसे रोकने के लिए, और उसे ये भी पता है कि जुनवुफान काफी ज्यादा कंफ्यूज होगा, लेकिन उसे कुछ भी समझाया नहीं जाएगा। उसे सिर्फ इतना जानना है कि उसे अपने फादर की छोड़ी गई की को ढूंढना है जिसकी मदद से वो गेट्स ऑफ डेथ को खोल पाएगा, जिसके बाद वो अपने फादर से सच्चाई के बारे में पूछ ले। जुनवुफान अपने बहन से पूछता है कि तुम कौन सी चाबी के बारे में बात कर रही हो और कौन सा गेट्स ऑफ डेथ है, लेकिन राउजी उसे कहती है कि मुझे अच्छे से यकीन है कि फादर ने तुम्हारे पास ही वो की छोड़ी होगी। वहीं पे हम लोग बायरन को देखते हैं जो कि अपने एक डिवाइस के साथ इन लोगों की रिकॉर्डिंग बना रही थी ताकि वो सबूत इकट्ठा कर सके गुचिंग को देने के लिए। वहीं पे राउजी जुनवुफान को बताते हैं कि उसे भी गेट्स ऑफ डेथ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, उसे सिर्फ इतना पता है कि जिसके पास भी वो की होगी वही गेट्स ऑफ डेथ को ढूंढ सकता है। वहीं पे जुनवुफान अपनी चाबी को लेकर परेशान होता है। वहीं पे बायरन अपने मन के अंदर सोचती है कि 6 डिमन ओवरलॉर्ड्स का गायब होना तो बस एक नाटक था और उसके फादर की जिंदगी हमेशा से बस एक रेफ्यूजी के तौर पे रही है और उसकी मदर जो कि इन लोग
की वजह से हुई थी 6 डीमन ओवरलॉर्ड्स की वजह से। और बैरन के फादर एक नंबर के बेवकूफ थे जिन्होंने सोलर डीमन लॉर्ड को अपना भाई समझा और उसकी हमेशा मदद करते रहे 6000 साल से भी ज्यादा। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि वो अभी तक जिंदा है और छुपा हुआ है। यानी कि बैरन के फादर को अभी तक लग रहा था कि सोलर डीमन लॉर्ड मर चुका है, यानी जुनवुफान का फादर, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। जुनवुफान राउजी से पूछता है कि अगर यहाँ पे गेट्स ऑफ डेथ है तो फिर यहाँ पे गेट्स ऑफ लाइफ भी होगा और तुम उसकी इंचार्ज हो। राउजी आगे से बताती है कि हाँ, वो गेट्स ऑफ लाइफ की इंचार्ज है और जब तक वो यहाँ पे है कोई भी गेट्स ऑफ लाइफ के पास भटक नहीं सकता है, और जब तक गेट्स ऑफ लाइफ ओपन नहीं होगा तब तक वो यहाँ से हिलेगी भी नहीं। लेकिन इसे ओपन होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जुनवुफान को बस इतना ही काम करना है कि उसे अपने फादर को ढूंढना है, क्योंकि उनके पास बहुत ही जरूरी चीज है जो वो जुनवुफान को देना चाहेंगे। अब इधर जुनवुफान बाइलैन से कहता है कि तुम यहीं पे इंतजार करो, मैं थोड़ा सा कुछ काम करके आता हूँ। इसके बाद वो तुरंत वहाँ से भागते हुए चला जाता है। अब इसके बाद बाइलैन हमें यहाँ पे बताती है कि उसने जेट पंडित की मदद से यहाँ पे जो भी चीजें हो रही थी उन सभी की वीडियो बना ली है और अब ये यहाँ पे अपनी धर्मा बॉडी का इस्तेमाल करके गुचेंग के पास ये पत्थर भिजवाने वाली है सबूत के तौर पे। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होकर याओई के ऊपर आ जाता है जहाँ पे कियोस किंग वापस आ चुका था और वो याओई को ये बताता है कि उन लोगों ने हफ्तों तक फॉरबिडन एरिया के अंदर चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन इन लोगों को राउजी और जुनवुफान के बारे में कोई भी चीज के बारे में पता नहीं लगा। इसीलिए कियोस किंग को ऐसा लगता है कि इन्हें उस फॉरबिडन एरिया को छोड़ के किसी और जगह पे छानबीन करनी चाहिए। वहीं पे याओई कियोस किंग से पूछता है कि तुम्हारा बेटा जुनवुफान वापस नहीं आया, तो कियोस किंग आगे से बताता है कि वो खुद को काफी ज्यादा शर्मिंदा फील कर रहा था कुछ भी ना पता लगाने के लिए, इसलिए वो देर रात रुक के वहाँ पे और ज्यादा छानबीन कर रहा है। जैसे ही वो वापस आएगा तैसे ही हम आपके पास रिपोर्ट भिजवा देंगे। लेकिन उसी टाइम पे याओई वहाँ पे हुक्म देती है कि कियोस किंग और उसकी पूरी फैमिली को जेल के अंदर डाल दिया जाए, क्योंकि कियोस किंग यहाँ पे 5 डीमन ओवरलॉर्ड्स के साथ मिला हुआ है और उसके ऊपर हुक्म न मानने के ऊपर भी चार्ज लगा दिए जाए। जिससे कियोस किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ये कांड कभी किए ही नहीं है। वहाँ पे जितने भी मंत्री थे वो भी कियोस किंग के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास करते थे कि उन्हें इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता है। इसीलिए वो आगे से कहते हैं कि ये कोई गलतफहमी होगी, आपको थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे याओई वहाँ पे वही पत्थर फेंक के मारती है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग थी और वो उन लोगों से कहती है ये रही सबूत, जल्दी से देख लो इसके अंदर। अब इसके बाद वो पत्थर वहाँ पे टेप रिकॉर्डर की तरह काम करता है और जो चीजें हमने पहले एक्सप्लेन की थी वही सभी चीजें इन लोगों को दिखाई दे रही थी। अब इससे वहाँ पे जितने भी मंत्री थे वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जुनवुफान सच में राउजी से मिलने के लिए गया था, लेकिन इसके बावजूद उसने ये बात कियोस किंग को नहीं बताई। फिर कियोस किंग आगे से बस इतना ही कहता है कि उसे इन सभी चीजों के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। लेकिन याओई उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और उन्हें जेल के अंदर डलवा देती है पूरी फैमिली के साथ में। अब इधर हम लोग गुचेंग को देखते हैं जिसके पास बायरन आती है अपनी धर्मा बॉडी के साथ में और वो गुचेंग को सब कुछ बता देती है कि कुएं के पास क्या क्या हुआ था। गुचेंग को उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं था तो वो बार बार एक ही चीज के बारे में पूछ के कंफर्म करना चाहता था, तो बायरन उससे पूछ ही लेती है भरोसा नहीं है क्या मुझ पे। गुचेंग उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा है। बायरन उससे कहती है हाँ मुझे पता है पाखंडी। गुचेंग बायरन से कहता है कि जुनवुफान को थोड़ा सा समझदार होना चाहिए था, उसे पता लग जाना चाहिए था कि तुम उसका काट रही हो। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैंने पहले ही याओई के जरिए जितने भी हाई अरब थे उन सभी के बारे में ये बात फैला दी थी कि जैसे ही जुनवुफान की फैमिली वापस आएगी वैसे ही उन्हें पकड़ लेना। जिसपे बायरन गुचेंग से कहती है तो क्या मैं तुम्हें शुक्रिया कहूँ। खैर वो लोग बात कर ही रहे थे कि उसी टाइम में वहाँ पे याओई आ जाती है जो कि गुचेंग से कहती है कि जैसा कहा था मैंने वैसा कर लिया है, कियोस किंग की फैमिली को मैंने पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया है। गुचेंग याओई को बायरन से मिलवाने की कोशिश करता है लेकिन याओई आगे से कहती है कि मैं इसे तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। इसके बाद याओई गुचेंग के बगल में बैठ जाती है और बायरन से पूछती है कि तुम इसके चंगुल में कैसे फंस गई भाई। गुचेंग आगे से बात को लपेटते हुए कहता है कि बेशक ये तो बायरन की खुशनसीबी है कि वो समझदार है और उसने जस्टिस को समझ लिया, इसीलिए वो हमारे साथ काम कर रही है। लेकिन बायरन उसकी बात को काटते हुए कहती है कि साले ने मुझे धमकी दी थी कि ये मेरे बाप को मार देगा, इसीलिए मजबूरन मुझे काम करना पड़ा। गुचेंग आगे से कहता है कि अरे ये तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा मुंह पे कह दे रही है कि याओई उसी तिरछी नजरों से देख रही थी। वहीं पे बायरन याओई से कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी ज्यादा काइंड हूँ कि तुम्हारी मदद करूंगी इतने सभी कांड तुम्हारे देखने के बाद। और याओई भी आगे उसे यही कह देती है क्या मुझे तुम्हारी काइंडनेस से कोई घंटा फर्क पड़ता है, करना है करो नहीं बाढ़ में जाओ। वहीं पे गुचेंग दबा के चाय पीते हुए सोचता है कि बस आपस में लड़ो मेरी पतलून ना खोलो। जिसके बाद अगला सीन डायरेक्ट प्रिजन का होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कियोस किंग याओई से कह रहा था कि हमारी गलती नहीं है, हम लोग इतने बुरे नहीं हो सकते हैं। वहीं पे कियोस किंग के जितने भी फैमिली मेंबर थे वो सभी यही पूछ रहे थे क्या उन लोगों का फैन सच में जुनवुफान बन चुका है। इसमें कियोस किंग आगे से बताता है कि उसने खुद ही वो टेप को देखा था और ये बात सच है कि उन लोगों का फैन असल में जुनवुफान बन चुका है और वो अब तक इन लोगों को धोखा देते आ रहा था और जो कियोस किंग की इज्जत थी लॉयल्टी थी वो बस एक मजाक बनकर रह गई है। वहीं पे जुनयाओ को सबसे बड़ा शौक लगा था क्योंकि वो काफी ज्यादा क्लोज थे जुनवुफान के और सभी लोग सोच रहे थे कि अब कियोस किंग के मेंशन की लगने वाली है और वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हालांकि गुचेंग वहाँ पे आता है जो कि कहता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कियोस किंग का मेंशन जिंदाबाद रहेगा। वो लोग गुचेंग से पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हैं। गुचेंग आगे से बताता है कि जैसे ही मुझे याओई की इस वाले कांड के बारे में पता चला मैं भागते हुए आप लोगों से मिलने के लिए चला आया। मैंने भी उस फुटेज को देख लिया था और मैं इस बात की जानकारी से कहता हूँ कि आपके बेटे के ऊपर जुनवुफान ने कब्जा कर लिया है। कियोस किंग आगे से कहता है कि उन्हें इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है कि गुचेंग उन लोगों की मदद कर सकता है। गुचेंग आगे से कहता है कि मैं इसीलिए तो यहाँ पे आया हूँ आपकी मदद करने के लिए। गुचेंग आगे से बताता है कि याओई अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में है लेकिन इसके बावजूद उसने फैसला किया है कि वो उनकी फैमिली को एक मौका देगी। लेकिन ये चीज काफी ज्यादा डेंजरस है, क्या जुनयाओ ये करने के लिए काबिल
शामिल भी होगी। सभी लोग जुनियाओ की तरफ देखते हैं तो जुनियाओ आगे से कहती है कि भले ही कमजोर हो लेकिन अपनी फैमिली और अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेने के लिए अपन कुछ भी करूंगी। गुचंग आगे से कहता है ठीक है फिर मेरे साथ चलो और माफ करना कि मैं तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डालने वाला हूँ। अब इसके बाद गुचंग जुनियाओ को बाहर लेके आता है और उसे बता देता है कि जुनवुफान अभी कहाँ पे है और वो क्या प्लानिंग कर रहा है। और गुचंग उसे जेट पेंडेंट देते हुए कहता है कि इसका इस्तेमाल करना एक बार अपनी जान बचाने के लिए ये तुम्हें एक बार प्रोटेक्ट कर लेगा। अब ये जुनियाओ के ऊपर है कि वो जुनवुफान को कैसे रोकेगी। वैसे जुनियाओ आगे से इमोशनल हो जाती है और गुचंग से पूछती है कि हम आपकी इन सभी चीजों का रीपे कैसे करेंगे। तो गुचंग आगे से कहता है कोई बात ना है और मन के अंदर सोचता है कि मछली ने चारा पकड़ लिया है। इसके बाद गुचंग उसे कहता है कि तुम्हारा टाइम हो गया है अब जाओ और ये बात याद रखना कि तुम्हारा भाई अब वो भाई नहीं है अब वो जुनवुफान है और उसकी बातों में मत आना। अब इसके बाद जुनियाओ अपने काम के लिए निकल जाती है। वहीं पे यावी गुचंग से पूछती है कि तुम जुनियाओ का इस्तेमाल कैसे करने वाले हो। गुचंग आगे से कहता है कि वो अकेले कुछ नहीं कर पाएगी और जुनवुफान को घंटा उसकी फैमिली की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उसकी जान खतरे में है। तो यावी उसे पूछती है तो फिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो गुचंग आगे से कहता है मछली पकड़ रहा हो बस। जिसके बाद वो बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम लोग सॉन्ग यूवी को देखते हैं जो अपने फादर के साथ थी और वो ये बात पूछ रही थी कि जो स्टोन में दिखा था वो सब कुछ सच है क्या। जहाँ पे यूवी के फादर उसे बताते हैं कि उस स्टोन के अंदर कोई भी घपलेबाजी नहीं की जा सकती है और इसीलिए मजिस्ट्रेट ने हमें मना किया है इस इन्फॉर्मेशन के बारे में किसी को बताने के लिए ताकि जुनवुफान जब वापस आए तो फिर उसे धर दबोचा जाए। सॉन्ग यूवी यहाँ पे हर चीज को कैलकुलेट करती है कि जो असैसिनेशन अटैक हुआ था यूवी के ऊपर वो जुनवुफान ने ही करवाया होगा और कियोस किंग की पूरी फैमिली अभी जेल में है उसकी वजह से। लेकिन कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे जुनवुफान ने शायद या फिर भेजा ही होगा एक लेटर यूवी के पास भिजवाया था किसी काम को लेके। इसलिए यूवी को ऐसा लग रहा था कि जुनवुफान कोई गद्दार वद्दार नहीं है। इसलिए वो खुद ही जुनवुफान से एक बार फेस टू फेस बात करना चाहती थी। इसलिए वो अपने फादर से कहती है कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगी लेकिन कुछ टाइम के लिए वो बाहर जा रही है। यूवी के फादर कुछ ज्यादा ही समझदार थे कुछ ज्यादा ही। इसीलिए वो यूवी को साफ कर देते हैं कि तुम बड़ी हो चुकी हो लेकिन मेरी वार्निंग सुनते जाओ। मुझे पता है कि तुम जो करने जा रही हो उसके बारे में तुम्हें अंदाजा है और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि ये जो पूरा मामला यहाँ पे हो रहा है ये और मजिस्ट्री बस इसके अंदर एक प्यादे के अलावा और कुछ भी नहीं है। असली खेल जो यहाँ पे खेल रहा है और जुनवुफान को जो सच में पकड़ना चाहता है वो गुचंग है। इसलिए तुम्हें पक्का अंदाजा होना चाहिए कि इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे और तुम्हारी जान भी जा सकती है। जैसे यूवी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि गुचंग यहाँ पे असली खिलाड़ी है। अब इसके बाद हम लोग वहीं पे जुनवुफान को देखते हैं जो कि उस पाउच को खोलता है और उसके अंदर से उसके फादर बाहर निकलते हैं। लेकिन ये गुचंग वाला है, कलर देख सकते हो गुचंग की एनर्जी का है। जुनवुफान ये देख के खुश हो जाता है कि ये उसके फादर की धर्मा बॉडी है। वहीं पे गुचंग मन के अंदर सोचता है अपन सेफ। साथ ही में जुनवुफान उसके ऑरा को देख के हैरान हो जाता है कि ये सच में काफी ज्यादा कमाल का है। अब इसके बाद यहाँ पे एक कट सीन होता है। शायद से ऑथर ने ये चीज डालना भूल गया क्योंकि उन्होंने पहले ही गुचंग के जरिए बता दिया था कि यहाँ पे जुनवुफान के फादर असली खेल खेल रहे हैं और जो बदला जुनवुफान अभी तक लेने के सपने देख रहा था वो बस एक खेल था। डेमन वर्ल्ड के अंदर जो भी चीजें हो रही थी इमोर्टैलिटी को पाना वो सब कुछ एक मजाक था। असली खेल तो 6 डेमन ओवरलॉर्ड्स खेल रहे थे और यावी और जुनवुफान दोनों ही इस खेल के बस प्यादे थे। वह जुनवुफान फैसला करता है कि अगर उसे शक्तिशाली बनना है तो फिर उसे चेस का प्यादा बनना छोड़ना पड़ेगा और खुद एक चेस खिलाड़ी बनना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग यूवी को देखते हैं और उसके फादर उसे जाने देते हैं। बस इतना समझ लो कि गलती हुई तो सीधा जान से जाओगी। वह जब यूवी जुनवुफान को ढूंढने के लिए जा रही थी तो फिर उसकी मुलाकात जुनियाओ से हो जाती है। वह जुनियाओ भी यहाँ पे इनोसेंट होने का नाटक करती है ये कहते हुए कि उसे अभी ही पता चला है कि उसके फादर और पूरी फैमिली को पकड़ लिया गया है और वो यूवी से पूछती है उसे पता है कि आगे क्या करना है। यूवी मन के अंदर सोचती है कि इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और वो जुनियाओ से कहती है कि मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकती एक दो शब्दों के अंदर। तो जुनियाओ उसे पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो यूवी अपने मन के अंदर सोचती है कि इसे खुद ही जुनवुफान से पूछ लेने दो कि वो क्या करना चाहता है। इसलिए यूवी जुनियाओ को पकड़ती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ चलोगी, हम लोग जुनवुफान से बात करने के लिए जा रहे हैं और तुम उसे पूछ लेना और सब कुछ क्लियर कर लेना। वही साइड से गुचंग ये सब कुछ देख रहा था और गुचंग को ऐसा लगता है कि यूवी का किसी भी चीज से कोई भी नाता वाता नहीं है लेकिन इसके बावजूद उसकी फॉर्चून लेवल काफी ज्यादा हाई है। इसलिए गुचंग को अभी कोई अंदाजा नहीं है कि उसका रोल इस कहानी के अंदर क्या है। खैर गुचंग अपनी प्लान की तैयारी के लिए अभी के लिए यहाँ से कट लेता है और तैयारियां करने के लिए निकल जाता है। अब इसके बाद हम लोग खोपड़ी फूल देखते हैं जो कि सिर्फ उन्हीं जगहों के अंदर उगते हैं जहाँ पे डेथ की काफी ज्यादा होती है। इसलिए इस बात की संभावना यहाँ पे बनी हुई है कि आस ही पास गेट्स ऑफ डेथ हो सकता है। बायरन आगे से कहती है कि कोई खूबसूरत चीज यहाँ पे गिरती है तो वो बस हड्डियों का ढेर बन जाती है। जुनवुफान आगे से कहता है कि चिंता न करो, मैंने पहले ही यहाँ पे यूवी को बुला लिया है और वो ऐसी जगहों के मामले में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। वह पे बायरन जुनवुफान से पूछती है कि तुम्हें गेट्स ऑफ डेथ की की मिली, उसके बिना हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। तो जुनवुफान आगे से कहता है कि उसकी को यहीं पे होना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे जुनवुफान के पास एक मैसेज आता है और उसे पता लग जाता है कि यूवी ने उसे धोखा दिया है और वो उसे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। इसमें बायरन आगे से हंसते हुए कहती है कि साला मैं तुम्हारे साइड पे थी ही कब जो तुम्हें धोखा दूंगी। जुनवुफान अपने पास से तलिस्म बाहर निकाल लेता है और वो बायरन से पूछता है कौन दिया तुमको और हमें सत्य धोखा की, क्या तुमको यावी ने ऑर्डर
दिया था, जिसपे बायरन उसे कहती है कि तुम अभी तक नहीं बदले हो, पहले की तरह ही बेवकूफ और घमंडी हो। इस हद तक भी तुम्हें यही लग रहा है कि किसी ने मुझे ऑर्डर दिए होंगे। हाउ पैथेटिक यू आर। इसमें जुनवफान को समझ में आ जाता है कि गुचेंग ने ही यहाँ पे ऑर्डर दिए होंगे और वो उसे कहता है कि तुम उसकी आदमी हो। इस पे बायरन पीछे हटते हुए उससे कहते हैं कि गुचेंग पाखंडी कमीना एक नंबर का है और तुम भी एक नंबर के पाखंडी हो, लेकिन बेवकूफ और घमंडी साथ में। तो बेशक मैं उसे ही चूज करूंगी ना। खैर इसके बाद बायरन वहाँ से जाते हुए कहती है कि मेरा लड़ने का इरादा नहीं है, इसीलिए तलिस्मान नीचे कर लो, तुम्हारे साथ तो गुचेंग ही भिड़ेगा, अभी के लिए टाटा। अब इसे जुनवफान दोबारा गुस्से में कि गुचेंग गुचेंग हर बार गुचेंग, और ये सोचता है कि ये गुचेंग को इतनी आसानी के साथ जाने नहीं देगा। इसके बाद वो पाउच की तरफ देखते हुए कहता है कि पक्का गुचेंग ने इसके साथ कुछ न कुछ तो किया ही होगा, इसे खोलना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ये सोच ही रहा था कि गुचेंग क्या करने वाला है, तभी इसे याद आता है कि बायरन को उसकी बहन के अड्डे के बारे में पता है। अब इसके बाद हम लोग गुचेंग को देते हैं जो कि गेट्स ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए आया था, और उसे इस जगह को देख के पता लग जाता है कि कोई भी औंगा पौंगा बंदा अंदर नहीं घुस सकता है। वहीं पे लूसन गुचेंग को बताती है कि उसने गॉडली इल्यूजन क्लैन की टेक्निक को इस्तेमाल किया और उसे पता चला कि इस जगह के ऊपर कई सारी इन्फॉर्मेशन बिछी हुई है, अगर तुम गलती से कदम रख देते हो तो फिर राम नाम सत्य। और वो गुचेंग से पूछती है कि आगे क्या करने का प्लान है, तो गुचेंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें पहले आगे फेंकूंगा और देखूंगा कि वो इन्फॉर्मेशन सच में डेंजरस है या नहीं। लूसन उससे कहती है कि जोक बढ़िया नहीं था, हंसी नहीं आई। गुचेंग को पता लग जाता है कि बायरन आने वाली है, तो वो उसे पूछता है कि तुमने उसके साथ रिश्ता तोड़ लिया। बायरन आगे से कहती है कि उसने तोड़ा है, तो गुचेंग उसे कहता है कि अगर वापस आ ही गई हो तो फिर रास्ता दिखाओ गेट्स ऑफ लाइफ का। तो फिर बायरन उन लोगों को उस रास्ते पे ले आती है जहाँ पे गेट्स ऑफ लाइफ है। जिसके बाद वो गुचेंग को बताती है कि राउजी को पता लग चुका होगा कि कोई तो उसकी तरफ आ रहा है। गुचेंग आगे से कहता है कोई दिक्कत नहीं है, जिसके बाद वो अपने पास है एम्प्रेस शॉट को बाहर निकालता है। जिसके बाद वो राउजी से कहता है कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, साला तुम मुझे अपनी शकल भी नहीं दिखाओगी। और गुचेंग के हाथों में नाइट डीमन की सॉर्ड है। तो फिर लूसन जैसे ही उस सॉर्ड को देखती है तो वो गुचेंग से कहती है कि तुम्हारे पास सोलर हेवनली सॉर्ड कैसे है और तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है। गुचेंग को इससे पता लग जाता है कि राउजी कहाँ पे है और वो डायरेक्ट उसी साइड पे अटैक करता है और साथ ही में रिकार्डेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए, जिससे राउजी और ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद गुचेंग वहाँ पे स्पेस या फिर इल्यूजन को काट देता है जो कि राउजी ने बनाया हुआ था। वहीं पे लूसन अपने मन के अंदर सोचती है कि साला गुचेंग को फॉलो करने में कोई मजा तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से मुझे दुनिया देखने में मजा जरूर आ रहा है कि दुनिया कितनी बड़ी है। वहीं पे बायरन गुचेंग को बता देती है कि यवरा उस कुएं से आ रहा है और राउजी को वहीं पे होना चाहिए। तो गुचेंग आगे बढ़ते हुए उस कुएं की तरफ अटैक करता है। वहीं पे राउजी गुचेंग से कहती है कि ये सोलर डीमन शॉट तुम्हारे नहीं है और तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है। जिसके बाद वो गुचेंग के ऊपर अपने एरो से अटैक करती है, लेकिन गुचेंग उस शॉट को घुमाते हुए उन सभी जंजीरों को काट देता है और उस कुएं के अंदर घुसते हुए कहता है कि चिंता न करो, नीचे आके अभी बताता हूँ। लूसन को गुचेंग की चिंता हो रही थी तो बायरन उसे कह देती है कि चिंता न करो, वो ठीक ही होगा उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो वो आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे उसकी चिंता थोड़ी ना है, वो तो मर जाए तो ही बेहतर। तो बायरन उससे कहती है कि इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो, तुम्हें तो फोर्स किया जा रहा है ना ये सब कुछ करने के लिए। अब इधर कुएं के नीचे गुचेंग राउजी से कहता है कि तुम तो खूबसूरत हो यार, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ सब कुछ बताने के लिए। तो राउजी उससे कहती है कि भले ही मार दो, कुछ ना बताने वाली। तो गुचेंग उससे कहता है ठीक है। इसके बाद वो उसका गला काट देता है और हमें खून निकलते हुए दिखता है। जस्ट क्लिफ हैंगर। तुम्हें इसकी हवस देख के लगता है कि ये खूबसूरत लड़कियां मारेगा। अब गुचेंग जैसे ही वहाँ पे राउजी को मार देता है शायद, तो उसकी एनर्जी गायब हो जाती है। बायरन आगे से कहती है कि वो कौन सी सुप्रीम पीक लेवल पे थी, उसे कुछ तो टाइम लगना चाहिए था, लेकिन वो भी इस बात से हैरान हो जाती है कि उसका ऑरा एक झटके के अंदर गायब हो गया और गुचेंग उसी पल बाहर भी निकल आता है। बायरन उसे पूछती है क्या तुमने उसे मार दिया। तो लूसन आगे से बताती है कोई हैरानी की बात ना है, वो किसी भी ब्यूटी के खिलाफ जा सकता है जो उसके खिलाफ जाए। इसके बाद लूसन गुचेंग से पूछती है कि उस कुएं के अंदर क्या था, तो गुचेंग आगे से बताता है कि बस गेट्स का एक दो जोड़ा। जिसके बाद वो लूसन के कपड़े को उठाता है और उससे अपनी स्वॉर्ड के खून को साफ करने लगता है। तो लूसन की आंखें बड़ी हो जाती है और गुचेंग उसे कहता है ज्यादा सवाल न पूछो, जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद गुचेंग उन लोगों से कहता है कि चलो दुनिया अब तक जुनवफान से मिल चुकी होगी। गुचेंग बताता है कि अगर राउजी यहाँ से चली गई है तो फिर काफी ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ पे इकट्ठा हो सकती है अपर वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड के बाहर के लोगों को भी। और 6 डिमोनिक ओवरलॉर्ड्स को इसी बारे में चिंता है कि वो लोग अपर वर्ल्ड और आउटसाइड वर्ल्ड के लोगों को यहाँ पे बुला सकते हैं। और ये बात काफी अजीब है कि गुचेंग भी अपर वर्ल्ड के लोगों से नोटिस होना नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसी वाइटल लाइफ फोर्स वो थोड़ी ना किसी अपर वर्ल्ड वाले को लेने देगा। इसीलिए गुचेंग वहाँ पे इंडियन गॉड को छोड़ देता है जो कि उस वाइटल फोर्स को रिफाइन करेगा और उसे डिवॉवर कर लेगा और इसे होने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अब इसके बाद हम लोग यूवी और जुनिया को देखते हैं जो कि उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे जुनवफान ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया था। यूवी आगे से बताती है कि जुनवफान ने मुझे यहाँ पे किसी रियोन को ढूंढने के लिए बुलाया था, शायद से उसे यहीं पे होना चाहिए। जुनिया यूवी से पूछती है कि वो यहाँ पे क्यों ही आएगा, तो यूवी उससे कहती है कि तुम उससे खुद ही पूछ लेना। जिससे जुनिया को और ज्यादा यकीन होने लगता है कि जुनवफान सच में उसकी बर्थडे के ऊपर कब्जा कर लिया है। अब उसी टाइम वहाँ पे जुनवफान आ जाता है जो कि जुनिया को देख के काफी हैरान होता है। वहाँ पे जुनिया उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जुनवफान आगे से बताता है कि उसे यहाँ पे किसी रियोन के बारे में पता चला था और उसकी मैन पावर काफी ज्यादा कम थी, इसलिए उसने यहाँ पे यूवी को बुला लिया सर्च करने के लिए। इसके बाद वो जुनिया से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जुनिया आगे से बता देती है कि वो अपने घर से बाहर थी और उसे पता चला कि कैपिटल के अंदर उनकी फैमिली को पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया गया है और उसे कुछ भी नहीं पता है कि उन लोगों को क्या करना चाहिए। और जब उसे पता चला कि यूवी जुनवफान से मिलने वाली है तो वो यहाँ पे चली आई। जिसके बाद वो जुनवफान से पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। जुनवफान कहता है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, शायद से फादर किसी काम के चलते फेल हो
गए होंगे तो फिर एम्प्रेस ने उन्हें जेल में डलवा दिया होगा। जब उनका गुस्सा शांत होगा तब वो उन्हें बाहर छोड़ देगी। जुनिया उसे कहती है कि हमें वापस चल के थोड़ी सी मदद करनी चाहिए, तो फिर शायद से एम्प्रेस उन्हें छोड़ दे। लेकिन जुनवुफान आगे से मना कर देता है, ये कहते हुए कि हम लोगों को इस रियोन को मिस नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है कि उसके अंदर डिमन वर्ल्ड के कई सारे पोर्टल है और शायद से वहाँ पे और भी ज्यादा हिडन ट्रेजर छुपे हुए हैं, जिससे उन दोनों को समझ में आ जाता है कि ये बिल्कुल भी सीधा आदमी नहीं है, ये अभी भी सच नहीं बता रहा। अब इसके बाद हम तीनों को देखते हैं जो कि जुयुई के घोड़े के पास पहुंच जाते हैं। वहीं गोचेंग को रास्ते के बारे में एग्जैक्ट पता था क्योंकि जुनिया वहाँ पे निशानी छोड़े हुए जा रही थी, वो जीट पिंटन की वजह से, जो गोचेंग ने प्रोटेक्शन के तौर पे दिया था। वहीं लूसन जब उसे पूछते हैं कि जुनिया इतनी ज्यादा ओबीडेंट कैसे हो गई कि वो उसके लिए रास्ता भी दिखाने लगी, तो गोचेंग आगे से कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लूसन आगे से कहती है कि शायद से किसी ने उनकी फैमिली को डराया होगा, और वो बायरन से पूछते हैं तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना। तो बायरन उससे कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता क्या मरने से, जो इतना ज्यादा बोले जा रही हो। तो लूसन आगे से कहती है कि मुझे किस बात का डर होगा। तो गोचेंग उसे घूर के देखता है तो वो सच में पसीने से भीग जाती है और आगे से कहती है कि मेरी गलती थोड़ी ना है, तुमने बताया क्यों नहीं कि चुप रहना है। वहीं बायरन वहाँ से कट लेती है, ये कहते हुए कि शायद से उन्हें फॉरबिडन लैंड के बारे में पता चल चुका है, तो मैं पहले जा रही हूँ। मुझे उसे कहता है ऑल द बेस्ट, अच्छे से मारना उन्हें, हम थोड़ी देर में वहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब इधर ये तीनों भी उस पोर्टल के पास पहुंच जाते हैं जिसके पार वो अपॉर्चुनिटी थी जो ये लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए इन लोगों को क्रिम्सन मिस्ट से पार होके जाना पड़ेगा जो कॉप्स से बनी हुई थी, यानी कि लाशों से। और अगर ये लोग इसका एक कस ले लेते हैं तो सीधा इनके दिल के ऊपर वार होगा, यानी कि ये काफी ज्यादा जहरीली थी। तो फिर जुनवुफान यूवी से कहता है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई तो आइडिया होगा ही। वहीं पे यूवी मन के अंदर सोचते हैं कि इन लोगों को अभी तक सच्चाई के बारे में नहीं पता है, तो यूवी एक बार उसकी मदद कर दे रही है। इसके बाद इन लोगों की फ्रेंडशिप वैसे भी एंड हो जाएगी। इसके बाद यूवी वहाँ पे अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए जो भी बेस्ट थी उसे हटा देती है और रास्ता खोल देती है। जिसके बाद ये लोग डायरेक्ट पोर्टल या फिर गेट के पास आ जाते हैं और इस गेट के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा था। जुनवुफान उन लोगों को बताता है कि इस पोर्टल के पीछे डिमन वर्ल्ड के अंदर 6000 साल पहले जो हुआ था वो उसका सीक्रेट है। यूवी उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास की तो होगी ना। तो जुनवुफान अपने पास एक की बाहर निकालता है और वो हमें बताता है कि उसे ये की उस पाउच के अंदर से नहीं निकली है। फादर ने ये की इसे पहले ही काफी टाइम पहले दे दी थी। उसी टाइम पे बायरन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि वो की मेरे हवाले कर दो, लेकिन यूवी अपनी स्किल की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है। वह जुनवुफान बायरन को देख के हैरान हो जाता है और मन के अंदर सोचता है कि इसने मुझे ढूंढा कैसे, मैंने बैग तो पहले ही चेक कर लिया था। वह पे यूवी ये देख के हैरान हो जाती है कि बायरन एक सुप्रीम है। वह पे बायरन दोबारा जुनवुफान के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि मेरे हवाले कर दो नहीं तो तुम मरोगे। लेकिन जुनवुफान अपने स्क्रोल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। बायरन उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि ये कितनी देर तक तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो जुनवुफान आगे से कहता है कि अंदर ही तो जाना है, जिसके बाद ये प्रोटेक्ट करे या न करे क्या ही फर्क पड़ता है। तो फिर बायरन अपनी नजरें उन दोनों के ऊपर घुमाते हुए कहती है ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये दोनों मारी जाती है या फिर जिंदा रहती है। तो जुनवुफान आगे से कहता है कि अगर तुमने इन्हें छोड़ने की कोशिश भी की तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा, फिर तुम चाहे जहाँ भी चली जाओ। बायरन आगे से कहती है कि तुम इनके ऊपर गिव अप कर रहे हो ना, फिर तुम काफी ज्यादा हार्टलेस हो, लेकिन चिंता न करो, जब तुम अंदर जाओगे तो फिर मैं इनके साथ बड़े आराम से खेलूंगी। तो जुनवुफान आगे से कहता है क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो, तुम पहले ऐसी बिल्कुल भी ना थी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अंकल भाई को जब इसके बारे में पता चलेगा कि तुम इवन लोगों की मदद कर रहे हो तो फिर उन्हें कैसा महसूस होगा। तो बायरन आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि वो मत रखो, मेरे फादर इस वजह से ही इस तरीके से फंस गए हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारे फादर का कहना माना था और इसीलिए मेरी माँ भी जवानी में मारी गई। तुम अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हो, ये सब कुछ कह के। इसके बाद वो शांत होकर कहती है कि क्या ही फर्क पड़ता है, जो तुम्हारे साथ निपटने वाला है वो इंसान यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद गोचेंग वहाँ पे आने लगता है। वह जुनवुफान अपने मन के अंदर सोचता है कि इसे इस बारे में कैसे पता चला और ये यहाँ पे कितनी जल्दी कैसे आ गया। गोचेंग वहाँ पे जैसे ही एंट्री मारता है तो वो डायरेक्ट जुनवुफान से कहता है कि चाबी मेरे हवाले कर दे, इससे पहले कि मैं तेरी बोटियां निकाल दूं। वह पे लूसन अपने मन के अंदर सोचती है कि साला गोचेंग के साथ रहने में मजा बिल्कुल ना है, लेकिन बुली करने में फुल मजा आता है। जुनवुफान अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर उसने गोचेंग को चाबियां दे दी तो फिर उसके पास कोई भी हुक्म के कार नहीं बचेगा, इसीलिए यहाँ से खिसक लेने में ही ज्यादा बेहतर है। और वो पीछे खिसकने ही वाला था कि उससे पहले ही गोचेंग मुझसे कहता है भाग काहे रहे हो, अगर ये दोनों काफी नहीं है तो फिर तुम्हारी सिस्टर के बारे में क्या ख्याल है। इसके बाद गोचेंग वहाँ पे राउजी को बाहर निकालता है और गोचेंग जुनवुफान से कहता है कि अगर तुम भागे तो फिर इसका सर तुम्हारे कदमों में आके गिरेगा। तो फिर जुनवुफान वहाँ पे अटैक करने के बारे में सोचता है और वो अपने स्क्रोल के साथ गोचेंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोचेंग सोलास हेवनली शॉट का इस्तेमाल करते हुए एक झटके के अंदर उसके स्क्रोल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जिसे जुनवुफान फिर से हैरान होता है सोलार हेवनली शॉट को देख के और वो गोचेंग से पूछता है क्या तुमने अंकल को भी पेल दिया। लेकिन गोचेंग वहाँ पे राउजी को लटका देता है और उसकी गर्दन के ऊपर तलवार रख के कहता है कि जल्दी से अपने डिसीजन तय करो, चाबी देनी है कि अपनी बहन को मरते हुए देखना है। वहीं पे राउजी जुनवुफान से कहती है कि मेरी चिंता ना करो, जल्दी से पोर्टल के अंदर घुस जाओ, सिर्फ फादर ही तुम्हें बचा सकते हैं और मेरा बदला ले सकते हैं। लेकिन गोचेंग जुनवुफान को ये ऑप्शन ही नहीं देता है, उसे ये कहते हुए कि अगर तुम भागे तो फिर तुम एक सुअर के बराबर होगे, तुम्हारी बहन खुद की जान दांव पे लगा रही है ताकि तुम भाग सको और तुम उसे छोड़ के भागने वाले हो।
तो साला कुत्ते से भी बदतर हो। और गोचेंग ये सब कहते हुए सॉर्ड को धीरे धीरे चुगाने लगा था, लेकिन जिन वुफान वहाँ पे हार मान लेता है और वो गोचेंग को चाबी देने के लिए मान जाता है। लेकिन गोचेंग से ये कहता है कि तुम्हें दाओ हार्ट की कसम खानी पड़ेगी कि तुम मेरी बहन को नहीं मारोगे जब मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा। और गोचेंग इस चीज के लिए मान जाता है, जिसके बाद गोचेंग के हाथों में चाबी आ जाती है और गोचेंग बायरन से कहता है कि तुम लोगों के ऊपर नजर रखो, मैं जरा अंदर से होके आता हूँ। वह गोचेंग उस चाबी को देखते हुए सोचता है, साला इसमें तो कुछ भी खास बात नहीं है, ये तो बस किसी डिमोनिक बीस्ट के स्केल की तरह लग रहा है। वह लॉसन उसे घूर के देख रही थी तो गोचेंग उसकी तरफ देखता है तो वो अपनी नजरें फेर लेती है, जिसके बाद वो सीधा उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब इधर जुन वुफान अपनी बहन के पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बायरन उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे दूर खदेड़ देती है। तो जुन वुफान उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। बायरन स्ट्रिक्ट होकर उसे बस इतना ही कहती है कि हिलना नहीं, जहाँ पे हो वहीं पे खड़े रहो। वह लूसन हमें आगे से बताती है कि उसने अपने गॉडली इल्यूजन क्लैन के अंदर ये पढ़ा था कि ये जो ऑरा है जो अंदर से आ रहा है, इसके अंदर से किसी बड़े डेमन के मरने का एहसास है और अंदर मौत भी आसानी से नहीं मिलती होगी। जिसके बाद वो हैरान होकर सोचती है कि साला मुझे उसकी चिंता क्यों हो रही है, अगर वो अंदर मर ही जाए तो फिर हमारे गॉडली इल्यूजन क्लैन को छुट्टी मिलेगी। अब इधर गोचेंग अंदर आ जाता है और ये यहाँ पे डीमन वर्ल्ड के सोर्स को ढूंढ रहा था, जिसको यहीं पे होना चाहिए। और डीमन वर्ल्ड के चेंजेस के मुताबिक यहाँ पे 1 या फिर 3 से ज्यादा डीमन ओवरलॉर्ड्स होंगे जो कि उस सोर्स को समझ के ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे होंगे। इसलिए बेशक यहाँ पे लड़ाई को रोक पाना नामुमकिन है, लड़ना तो पड़ेगा ही। साथ में यहाँ पे जो क्रिम्सन मिस्ट थी ये किसी डीमन ओवरलॉर्ड के मरने की वजह से हुई है, जो कि जिंदा इंसानों की खून, ब्लड और उनकी सोल को डिवोवर करना चाहता है। इसीलिए गोचेंग यहाँ पे पर्पल केओस की को बाहर निकालता है, जिसकी मदद से वो यहाँ पे चीजों का अंदाजा लगाने वाला था कि यहाँ पे क्या हुआ है। पर्पल केओस की मदद से गोचेंग को पता चलता है कि यहाँ पे इस जगह के अंदर 2 निर्वाणा और 4 कौसी निर्वाणा लोग आए थे, जो कि यहाँ पे कदम रखते ही पील दिए गए थे और यहाँ से 2 डीमन ओवरलॉर्ड्स बच निकले थे, जिनमें से पहला सोलार डीमन ओवरलॉर्ड होना चाहिए और दूसरा याओये की मदर लूनर डीमन ओवरलॉर्ड। ये हैं, देख लो इन दोनों को। वहीं पे याओये की ट्रू फॉर्म एक डियर की होगी, यानी कि हिरन की, और ये उसकी मदर है साइड में, और ये सोलार डीमन है। और गोचेंग को ऐसा लगता है कि ये दोनों आपस में ही मिल गए होंगे कुछ दिनों के बाद में, और अगर एक भी डीमन ओवरलॉर्ड मर जाता है तो फिर चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब इसी के बाद हम लोग एक जगह पे काफी सारी चीजों को देखते हैं जहाँ से लाइट निकल रही थी, और इस लाइट के अंदर हम लोग क्रिम्सन क्लाउड डीमन ओवरलॉर्ड को देखते हैं और इसे पता चल जाता है कि कोई तो इस जगह के अंदर आया है। साथ ही में हम लोग सुइली डीमन ओवरलॉर्ड को भी देखते हैं, जो कि आगे से कहते हैं कि कहीं वो सोलार का कोई अंडरलिंक तो नहीं है। और शायद से 6 के 6 डीमन ओवरलॉर्ड्स ने यहाँ पे एग्रीमेंट किया था कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, लेकिन सोलार डीमन जो कि जुन वुफान का फादर है, उसने एक मैसेज अपने बेटे के पास छोड़ दिया ताकि सोलार डीमन आके इन लोगों को मार सके। सुइली डीमन ओवरलॉर्ड आगे से कहती है कि इनकी तो इंजरीज काफी टाइम पहले ही हील हो चुकी थी, अगर सोलार डीमन इन्हें यहाँ पे मारने के लिए आता है तो ये दोनों भी उसे मारने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे। नेमलेस डीमन एम्परर आगे से कहता है कि जब वर्ल्ड सोर्स पूरी तरीके से मैच्योर यानी परिपक्व हो चुका होगा तो सोलार और लूनर डीमन यहाँ पे जरूर आएंगे और वो होल्ड बैक नहीं करेंगे, और वही टाइम होगा उनके मरने का। अगर हम लोग सोलार डीमन ओवरलॉर्ड को देखते हैं, जो कि आगे से कहता है कि वो आ गया है। लूनर डीमन आगे से पूछती है कि कौन आ गया, तो सोलार डीमन ओवरलॉर्ड उसे बताता है कि जो मैंने की वहाँ पे जुन वुफान के लिए छोड़ी थी, ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे पहुंच चुका है। जिसपे लूनर डीमन ओवरलॉर्ड आगे से पूछती है कि सच में वो यहाँ पे आ चुका है। अब इधर हम लोग गोचेंग को देखते हैं, जो कि एक बीस्ट की बॉडी के ऊपर बैठा हुआ था और इसके सोर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 6000 साल बीत जाने की वजह से इसका सोर्स इतना ज्यादा बेहतर नहीं था, लो क्वालिटी का हो चुका था। वहीं पे जितने भी डीमन लॉर्ड ओवरलॉर्ड यहाँ पे हैं, वो सभी एक दूसरे से लड़के घायल हो चुके हैं, इसलिए गोचेंग के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा इजी होने वाला है। और वैसे भी गोचेंग अब यहाँ पे सुप्रीम रियलम की लास्ट स्टेज पे है, जिसके बाद ये ब्रेक थ्रू करके पता नहीं आगे कहाँ जाएगा, बताया नहीं गया। वहीं पे गोचेंग पूरी तेजी के साथ सोलार डीमन और लूनर डीमन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सोलार डीमन आगे से बताता है कि उसने कई सारी चीजें पीछे छोड़ दी थी ताकि जुन वुफान को सच्चाई के बारे में पता लग सके, और सोलार डीमन ने यहाँ पे बहुत सारी कोशिश की थी ताकि वो क्रिम्सन क्लाउड डीमन ओवरलॉर्ड से ये सभी चीजें छुपा सके, और ऊपर से वर्ल्ड सोर्स मैच्योर होने ही वाला है, इसलिए अब लड़ाई का टाइम आ चुका है। लूनर डीमन आगे से कहती है कि 6000 साल पहले जो भी हुआ था उन सभी चीजों की वजह से यावी और जुन वुफान को काफी कुछ सहना पड़ा था। उस टाइम में वो बस छोटे बच्चे थे, लेकिन इसके बावजूद वो काफी सारी चीजों से गुजरे थे। इसपे सोलार डीमन आगे से कहता है कि अपर रियलम के अंदर उनके डीमन वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड के अंदर कोई भी अंदर नहीं है, वो जितना चाहे उतना उन्हें बुली कर सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उनके डीमन वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 2 इमोर्टल्स हैं, और अगर ये लोग यहाँ पे इमोर्टल बन जाते हैं तो फिर डीमन वर्ल्ड के लिए ये काफी अच्छी बात रहेगी, और अगर ये लोग थोड़ा सा भी यहाँ पे इमोर्टल बन जाते हैं तो फिर इनका डीमन वर्ल्ड अपर रियलम के लेवल पे आ जाएगा। अब इसके बाद इन्हें महसूस होता है कि गोचेंग इन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन सोलार डीमन को जैसे ही गोचेंग का ऑरा महसूस होता है तो फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि ये जुन वुफान नहीं है, और वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए गोचेंग से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें ये स्किल कहाँ से मिला, यानी कि चाबी। वहीं पे गोचेंग उन दोनों से पूछता है कि आप दोनों पक्का सोलार डीमन ओवरलॉर्ड और लूनर डीमन ओवरलॉर्ड होंगे, और उसे ऑरा की मदद से पता चल जाता है कि यहाँ पे जितने भी 6 डीमन ओवरलॉर्ड है वो अपनी इंजरी से पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं। सोलार डीमन उनसे पूछता है कि तुम हमें जानते हो, तो गोचेंग आगे से बताता है कि वो गोचेंग है अपर रियलम से, इमोर्टल गो फैमिली से, और वो उन्हें बड़े प्यार से ग्रीट करता है। वहीं पे सोलार डीमन भी ये देख के हैरान हो जाता है कि गो फैमिली का एक नन्हा मुन्ना बालक यहाँ पे
आया है जिसका लेवल इतना ज्यादा हाई है इस उम्र में भी। लूना डीमन अपने मन के अंदर सोचती है कि उनके डीमन वर्ल्ड की स्पिरिचुअल लेवल के हिसाब से इस तरीके का मॉन्स्टर बना पाना नामुमकिन ही होगा। वहीं पे सोलार डीमन गोचेंग से पूछता है कि ये चाबी कहाँ से मिली बालक, अब बस तुम इसका हरामी पना देखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। गोचेंग इन दोनों को ये बताता है कि जुनवुफान गोचेंग का दोस्त है और जुनवुफान ने ही गोचेंग से यहाँ पे आके इन दोनों से मिलने के लिए बोला था, क्योंकि याओये ने उसे पकड़ लिया है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। सोलार डीमन गोचेंग से कहता है, बालक हम तुम्हें भरोसा कैसे करें, ये काफी ज्यादा जरूरी मामला है। लेकिन गोचेंग आगे से कहता है कि मैं और जुनवुफान जिगरी भाई हैं, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। और ये सोलार डीमन से कहता है कि आप मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको अंकल कहता हूँ क्योंकि जुनवुफान मुझसे ज्यादा बड़ा नहीं है। गोचेंग इन दोनों को बताता है कि जुनवुफान ने याओये के ऊपर असैसिनेशन अटैक करवाया था, लेकिन वो फेल हो गया तो फिर याओये ने उसे पकड़ लिया और इसलिए जुनवुफान ने गोचेंग से कहा कि तुम जाके मेरे फादर से जाके मिल लो ताकि वो अपने रिलेटिव्स यानी कि केओस किंग की फैमिली को भी बचा सके। सोलार डीमन ये बात के ऊपर भी यकीन कर लेता है क्योंकि गोचेंग ने उस बैग के अंदर जो पाउच था उसके अंदर देख लिया था कि क्या क्या है और सोलार डीमन ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा हाई लेवल का रिस्ट्रिक्शन लगाया था, सिर्फ उसको जुनवुफान ही खोज सकता था। लेकिन गोचेंग के पास तो पोटली थी, तो गोचेंग को पता चल गया कि पाउच के अंदर क्या है, इसीलिए सोलार डीमन को भी अब गोचेंग के ऊपर भरोसा हो जाता है। जिसके बाद गोचेंग उन दोनों को वो बैग भी देता है जो बाइकुन ने अपने पास रखा हुआ था और गोचेंग ये भी बताता है कि वो इस मैटर को याओये के सामने एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन जुनवुफान ने मना कर दिया, इसीलिए वो डायरेक्टली यहाँ पे चला आया। जिसके बाद गोचेंग अपने पास से सोलार हेवनली सॉर्ड बाहर निकालता है और सॉर्ड को उन दोनों को देते हुए कहता है कि जुनवुफान ने मुझे ये देने के लिए आपको कहा था। अब मैं तुम्हें बता दूं कि ये सोलार हेवनली सॉर्ड कोई ओंगी पोंगी आर्टिफैक्ट नहीं है, ये निर्वाणा लेवल की आर्टिफैक्ट है। किसी का भी दिल डगमगा जाएगा इस आर्टिफैक्ट को देख के, लेकिन गोचेंग ये हैंड ओवर कर दे रहा है सोलार डीमन को, इसलिए वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और मन के अंदर सोचते हैं कि गो फैमिली नोबल है या फिर वो साले इतने ज्यादा अमीर है कि उन्हें इस आर्टिफैक्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये अच्छी बात है कि जुनवुफान इसके साथ दोस्ती करे हुए है। जिसके बाद सोलार डीमन उस सॉर्ड को ले लेता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि वो इस सॉर्ड के साथ बड़ी आसानी से ही क्रिम्सन क्लाउड डीमन ओवरलॉर्ड को मार सकता है। वहीं गोचेंग उन दोनों से कुछ सवाल पूछना चाहता था तो वो उन लोगों से परमिशन मांगता है और उनसे पूछता है कि डीमन वर्ल्ड के अंदर 6000 साल पहले हुआ क्या था जब केओस चल रहा था। वहीं लूना डीमन सोलार डीमन से पूछते हैं कि बताना ठीक है, तो सोलार डीमन आगे से कहता है कि ये जुनवुफान का दोस्त है, बता दो। तो लूना डीमन गोचेंग से कहती है कि अगर तुम्हें जानना है तो फिर हमारे साथ आओ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि सावधान रहना क्योंकि वहाँ पे लड़ाई होने वाली है निर्वाणास के बीच में, तो शायद से तुम मारे भी जा सकते हो। तो गोचेंग आगे से कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि दूसरों की लड़ाइयों को देखते हुए कितनी दूरी नाप के रखनी चाहिए, इंडिया से हूं ना। जिसके बाद अगला सीन डायरेक्ट 6 ओवरलॉर्ड्स के बीच का होता है जहाँ पे टोटल 5 ही लोग थे, 3 वो लोग जिनके बारे में बता चुका हूँ और 2 वो गोचेंग की साइड वाले। अभी के लिए क्रिम्सन क्लाउड डीमन ओवरलॉर्ड उन दोनों से कहता है सोलार और लूना डीमन तुम आखिरकार दिखा ही दिए। सोलार डीमन आगे से कहता है कि आज ये लड़ाई आखिरी होने वाली है और तुम्हें खत्म करने के बाद मैं डीमन वर्ल्ड का सोर्स अपने लिए रखूंगा। जिसके बाद वो आसमान से एक तगड़ा अटैक करते हैं और आसमान से 4 आग के गोले इन दोनों के ऊपर आगे बरसने वाले थे। तो फिर सिविल डीमन ओवरलॉर्ड आगे से अपने वाटर पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक डोमेन टाइप का एरिया बना लेती है जिसके अंदर से पानी था, तो फिर वो आग के गोले वहीं पे बुझ जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे तगड़े तगड़े धमाके होने लगते हैं और क्रिम्सन क्लाउड डीमन ओवरलॉर्ड सोलार डीमन के ऊपर अपने पंखों से अटैक करता है, जिसको सोलार डीमन काफी आसानी के साथ ही डॉज कर ले रहा था। तो फिर क्रिम्सन क्लाउड डीमन ओवरलॉर्ड डायरेक्ट सोलार डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। तो फिर सोलार डीमन आगे से सोलार हेवनली सॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक तगड़ा स्लैश मारता है जिससे वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। लेकिन सोलार डीमन इससे पीछे घटक गया था, लेकिन उसे ज्यादा चोटें नहीं लगी थी और वो भी सोलार हेवनली सॉर्ड को देख के हैरान हो चुका था कि सोलार डीमन के पास निर्वाणा ग्रेड का आर्टिफैक्ट लग चुका है। और वो सोलार डीमन से पूछता है कि जो बंदा यहाँ पे आया था क्या वो तुम्हारे लिए सॉर्ड को लेके आया है। तो सोलार डीमन आगे से कहता है कि वो मेरे बेटे का दोस्त है, उसकी वजह से शुक्रिया कि आज मैं तुम्हें मार पाऊंगा। उसी टाइम हम लोग नेमलेस डीमन एम्परर को देखते हैं जो कि अपने साइज को बड़ा कर लेता है और वो सोलार डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि ये मत सोचो कि तुम्हारे पास निर्वाणा ग्रेड का आर्टिफैक्ट है तो तुम हमें हरा सकते हो। तो सोलार डीमन उसे कहता है कि चिंता न करो, मैं तुम दोनों से बाद में निपट लूंगा, पहले मैं थोड़ा क्रिम्सन क्लाउड से निपट के आता हूँ। इसके बाद लूना डीमन आगे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और वो अपने आप को डियर की तरफ फॉर्म करके नेमलेस डीमन एम्परर के ऊपर अटैक करती है। वहीं पे नेमलेस डीमन एम्परर उसे कहता है कि तुम हमेशा सबसे कमजोर हो, ये मत सोचो कि हमें रोक पाओगी। वहीं पे कुछ एक साइड से इस लड़ाई को देख रहा था और ये पैनल सच में कमाल के हैं। बस तुम डिटेल देखो कि इस ड्रैगन के अंदर जो वेव बन नहीं है जिससे वो ड्रैगन फॉर्म हुआ है वो पानी से बना है। वहीं पे गोचेंग इस फाइट की प्रशंसा करते हुए कहता है कि ये फाइट सच में अमेजिंग है, साला हर एक अटैक पे दुनिया हिलाई दे रहे हैं ये। लेकिन मछलियां कितना भी लड़ाई कर ले आखिर में फायदा तो बस मछली पकड़ने वाले का ही होता है और दोनों की साइड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आखिर में ये सभी हारने ही वाले हैं। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इन सभी को निर्वाणा जार के अंदर पकड़ लूंगा और इन्हें मार दूंगा। और मेननेस तो यहाँ पे डीमन सोर्स है, डीमन वर्ल्ड सोर्स है जिसको गोचेंग डिवोर करेगा खुद को निर्वाणा स्टेज के अंदर असेंड कराने के लिए। और शायद से गोचेंग इन 5 सोर्स के साथ और उन 5 निर्वाणा यानी कि डीमन ओवरलॉर्ड्स के साथ में वो इस स्टेज को अचीव कर ले। अब इधर हम लोग देखते हैं कि सोलार डीमन दोबारा क्रिम्सन क्लाउड के ऊपर सोलार हेवनली सॉर्ड से अटैक करता है, जिससे क्रिम्सन क्लाउड को अब थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगी थी और वो काफी ज्यादा घायल होने लगा था। तो फिर वो आगे से एक पावरफुल मूव का इस्तेमाल करने लगता है और वो अपने पास से एक पंख बाहर निकालता है जिसको वो हजारों सालों से रिफाइन करते हुए आ रहा है और उसने ये अटैक कभी भी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इसे एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर सोलार डीमन उसे कहता है कि इसे रिलीज करने का फायदा ही क्या है, मतलब ये तुम ये सेक्रीफाइस कर दो लेकिन इसके बावजूद मारे तो जाओगे ही। जिसपे क्रिम्सन क्लाउड आगे से कहता है कि मुझे तुम्हारा अपोनेंट बनना भी नहीं है जिसके पास एक निर्वाणा स्टेज
का आर्टिफैक्ट है। मुझे तो बस यहाँ पे लूना डीमन से ज्यादा देर तक टिकना है, क्योंकि वैसे भी वो मरने वाली है। अभी तक हम लोग लूना डीमन को देखते हैं जिनके बहुत ज्यादा बुरे हालात हो रखे थे। वही स्वीली डीमन ओवरलॉर्ड उसे कहती है कि तुम मरने वाली हो, अपनी डार्कनेस के ऊपर गिव अप कर दो और लाइट के अंदर बदल जाओ, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। लेकिन लूना डीमन ओवरलॉर्ड आगे से साफ मना कर देती है, जिसके बाद वो अटैक करने के लिए रेडी हो ही रही थी। तो फिर स्वीली नेमलेस एम्परर से कहती है कि जाओ जाके अटैक करो। तो फिर नेमलेस डीमन एम्परर तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो लूना डीमन को एक झटके के अंदर अपने हाथ के अंदर पकड़ लेता है। इसके बाद स्वीली डीमन ओवरलॉर्ड उसके ऊपर पानी वाले तीर के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। स्वीली डीमन ओवरलॉर्ड लूना डीमन ओवरलॉर्ड से कहती है कि ये तुमने खुद अपने ऊपर लाया है, इसमें मेरी गलती नहीं है। लेकिन लूना डीमन ओवरलॉर्ड आगे से अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेती है, जिससे वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और वो तीनों ही बेचारे बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। क्रिम्सन क्लाउड आगे से कहता है, लेकिन इसके बावजूद वो अभी भी स्वीली और नेमलेस को मारने में नाकाम रही है। लेकिन सोलर डीमन ओवरलॉर्ड उसे कहता है कि जब मैं तुम्हें टेक डाउन कर लूंगा तो फिर इस इंजरी के साथ उन दोनों को मारने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी तक हम लोग नेमलेस डीमन एम्परर को देखते हैं और साथ ही में स्वीली डीमन ओवरलॉर्ड को भी, और ये दोनों ही बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। लेकिन लूना डीमन ओवरलॉर्ड अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन एसेंस के साथ वो यहाँ से भाग निकलती है। बॉडी भले ही डिस्ट्रॉय हो गई है, लेकिन एसेंस के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उसे अभी काफी ज्यादा टाइम लगेगा अपनी बॉडी को रिकवर करने में। अभी के लिए इन लोगों को सिर्फ सोलर डीमन ओवरलॉर्ड के ऊपर फोकस करना चाहिए। वहीं पे गुजंग भी लूना डीमन ओवरलॉर्ड को भागते हुए देख रहा था और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि भाग नहीं सकती हो, जैसे ही मैं उन चारों के साथ निपट लूंगा अगला नंबर तुम्हारा ही लगेगा। अगला सीन क्रिम्सन क्लाउड और सोलर डीमन का होता है, जहाँ पे क्रिम्सन क्लाउड जान बचा के इधर उधर भाग रहा था। तो सोलर डीमन आगे से एक पावरफुल मूव का इस्तेमाल करते हुए उसे कहता है कि तड़पना छोड़ दो, हम एक दूसरे को हजारों सालों से जानते हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी बख्शने नहीं वाला हूँ। जिसके बाद वो दोबारा अपने पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है, वहाँ पे आके गोले आ जाते हैं और ये 4 से ज्यादा थे। क्रिम्सन क्लाउड को समझ में आ जाता है कि इस मूव के साथ ये दुनिया तबाह कर देगा और उसके पास जीने के लिए एक भी चांस नहीं है अगर वो अपने फेदर का दोबारा इस्तेमाल करे। सोलर डीमन ओवरलॉर्ड आगे से कहता है कि वर्ल्ड सोर्स मेरा ही होने वाला है, लेकिन उसी टाइम में उसे झटका लगता है क्योंकि गुजंग अपनी चालें चलना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो हेवेली शॉट को कुछ टाइम के लिए लॉक कर देता है। इससे सोलर डीमन ओवरलॉर्ड उस शॉट का इस्तेमाल ही नहीं कर पाता है। क्रिम्सन क्लाउड ओवरलॉर्ड आगे से कहता है कि यही मौका है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सोलर डीमन आगे से उसे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि क्रिम्सन क्लाउड डीमन ओवरलॉर्ड दोबारा अपने फेदर का इस्तेमाल करता है और उस फेदर के साथ वो इस बार सोलर डीमन के सीने के आर पार हो जाता है। वहीं पे क्रिम्सन क्लाउड डीमन ओवरलॉर्ड उससे कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया तुमने क्या कहा, लेकिन उस ब्लो के साथ तुम्हारे तो लगने वाले हैं और मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद सोलर डीमन ओवरलॉर्ड नीचे जाके गिरता है और उसे समझ में आ जाता है कि गुचंग उसे शुरुआत से ही धोखा दे रहा था। लेकिन सोलर डीमन को इस बात का सुकून था कि गुचंग और वो दोनों ही यहाँ पे हारने वाले हैं, क्योंकि गुचंग अपनी छोटी सी कल्टीवेशन के साथ क्रिम्सन क्लाउड डीमन ओवरलॉर्ड को कैसे हरा पाएगा। वहीं क्रिम्सन क्लाउड डीमन ओवरलॉर्ड आगे से हंसते हुए कहता है कि वर्ल्ड सोर्स मेरा है, मेरा, तुम लोग यहीं पे मारे जाओगे, पूरी दुनिया मेरी है। लेकिन उसी टाइम पे क्रिम्सन क्लाउड को भी एक झटका लगता है क्योंकि गुचंग पीछे से आता है और उसके सीने के अंदर अपने हेलबर्ड को घुसा देता है और डीमन क्लाउड से कहता है, महान मानुस, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे ही रहे सोलर डीमन के साथ ताकि मेरा काम आसान हो सके। क्रिम्सन क्लाउड उससे कहता है कि तुम गद्दार हो और ये इवल हेडवर्ड, इसने मेरे निर्माणा बॉडी के अंदर आराम से छेद कर दिया। इससे मुझे एक टाबो रिवर के बारे में याद आ गया कि इसे रिवर ऑफ टाइम के साथ ही गायब हो जाना चाहिए था, यानी कि हेलबर्ड को टाइम के साथ ही भैया गायब हो जाना चाहिए था। इसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तबाही ला सकता है, किसी को भी इवल बना सकता है। बाकी हेलबर्ड गुचंग को कितना पसंद करता है ये बात तो तुम जानते ही हो। खैर गुचंग उससे कहता है कि आप ज्यादा मत बोलिए नहीं तो खून ज्यादा बहेगा। इसके बाद गुचंग उसके सोर्स को भी हेलबर्ड के जरिए एब्जॉर्ब करने लगता है और क्रिम्सन क्लाउड आगे से मरते हुए कहता है कि साला इतने सालों तक जिंदा रहने के बाद एक बच्चे के हाथों मरना पड़ रहा है, साला सारी रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ गई। खैर इसके बाद गुचंग सोलर डीमन के पास जाता है और उससे कहता है कि अब आपकी बारी है। सोलर डीमन भी आगे से बस यही कहता है कि वो पूरी दुनिया के अंदर पूरे डीमन वर्ल्ड के अंदर ताकतवर अपोनेंट से लड़ता रहा, लेकिन आखिर में एक बच्चे के हाथों हारा गया। लेकिन वो मरने से पहले गुचंग से पूछता है कि मेरा बिटुआ किधर है। गुचंग उससे कहता है कि तुम अपने बेटे की चिंता कर रहे हो, मरने से पहले तुम्हें बता दो कि वो पहले ही टपक चुका है। सोलर डीमन गुचंग से कहता है कि अगर वो मारा गया है तो फिर एक निर्वाणा को वैसे भी किसी बच्चे या फिर बीवी की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो गुचंग को चूना लगाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि मुझे इस आर्टिफैक्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, इस हेलवर्ड के बारे में। गुचंग आगे से अटैक करते हुए कहता है कि साला मैं दूसरों को चूना लगाता हूँ, तुम मुझे कत्था लगाने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद वो हेलवर्ड से सोलर डीमन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे कहता है मरने वाले हो तो चुपचाप मारे जाओ, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो और सोच दो अपना मुझे। वहीं पे ये दोनों भागते हुए कहते हैं कि साला वो तो डिमोनिक एनर्जी है, जल्दी निकलो यहाँ से, इससे पहले कि वो हमारे पीछे आए। इस लेवल पे होने के बावजूद उसका ऑरा इतना ज्यादा टेरिफाइंग है। अभी के लिए यहाँ से निकलते हैं और जब पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे तब उससे यहाँ पे निपट लेंगे। लेकिन बेचारी अचानक से ही एक जगह के ऊपर जाम हो जाती है क्योंकि गुचंग ने यहाँ पे पहले से ही तैयारी कर ली थी, निर्वाणा जार के अंदर इन लोगों को पकड़ लिया था। अब इसके बाद गुचंग इन लोगों के पीछे आता है और उनसे कहता है किधर जाने की तैयारी हो रही है। तो फिर स्वीली डीमन ओवरलॉर्ड गुचंग से कहती है कि तुम हमें मार नहीं सकते हो, भले ही हम लोग सीरियसली इंजर्ड हैं, क्यों ना हम लोग उस वर्ल्ड सोर्स को आपस में बांट लें। लेकिन गुचंग आगे से अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो वर्ल्ड सोर्स तो मेरा है ही है, साथ ही में तुम्हारा सोर्स भी मेरा है। इसके बाद गुचंग वहाँ पे अपनी बॉडी को रिलीज करता है, पता नहीं ये धर्मा बॉडी है कि इसकी रियल बॉडी है डीमन वाली, लेकिन ये दिखने में कूल है। नेमलेस डीमन एम्परर आगे से कहता है कि ये सच में एक डीमन एम्परर है। स्वीली डीमन एम्परर उसे कहती है कि हमें कुछ नहीं पता है, हमें यहाँ पे अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना ही पड़ेगा। तो गुचंग आगे से हंसते हुए कहता है सर्वाइवल कहाँ पे है सर्वाइवल,
सर्वाइवल, मुझे तो तुम्हारा कोई सर्वाइवल नहीं दिख रहा। खैर इसके बाद हम लोग लूनर डीमन ओवरलॉर्ड को देखते हैं जो कि एक केव के अंदर आती है, ये सोचते हुए कि अब वो किसी के साथ भी मुकाबला नहीं कर पाएंगी, और वो एक अलमारी खोलती है और तुम लोग गेस करो कि इसके अंदर से क्या निकलेगा। कोई मेडिसिन, कोई कपड़ा, कोई आर्टिफैक्ट, लेकिन नहीं, इस क्लोजेट के अंदर से निकलती है एक बॉडी, वो भी किसी और को नहीं, खुद लूनर डीमन की बॉडी। अगर होम डिलीवरी अवेलेबल है तो फिर मुझे भी एक बॉडी चाहिए, मुझे भी जरूरत है। खैर इधर हम लोग वुचेंग को देखते हैं जो कि इनवेलवेस डीमन एम्परर को पेल देता है और साथ ही में सुइली को भी, जिसके बाद वो सुइली की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये धीरे धीरे करके मिड सुप्रीम रियलम पे आ जाता है। और वुचेंग को यकीन हो जाता है कि वर्ल्ड सोर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद ये लेट स्टेज पे पहुंच ही जाएगा, जिसके बाद ये डायरेक्ट निर्वाणा स्टेज या फिर निर्वाणा रियलम के अंदर चला जाएगा। खैर इधर बायरन लूसन से कहते हैं कि वो इस गेट से नहीं आएगा। लूसन उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता, तो बायरन उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है गेट ऑफ लाइफ किस लिए है। जिसके बाद बायरन लूसन को ऑर्डर देते हुए कहती है कि इन सभी को गेट ऑफ लाइफ तक लेके चलो। तो लूसन आगे से चिढ़ते हुए कहती है कि यहाँ पे मैं तुमसे पहले हूँ, तो फिर जूनियर किसे होना चाहिए। जिस पे बायरन आगे से कहती है कि मैं यहाँ पे इस जॉब के लिए हूँ और तुम यहाँ पे एक मेड हो, तो फिर हाई पोजीशन में कौन हुआ। जिससे लूसन को आगे से झटका लगता है और वो कहती है आई शाला, अभी तक मैं सिर्फ एक मेड ही हूँ, काम वाली बाई। खैर हम लोग लूनर डीमन ओवरलॉर्ड को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी को रिकवर करने की कोशिश कर रही थी और इन्हें झटका लगता है कि कोई तो आ रहा है। और जब ये आंखें खोलती है तो सामने से गुजंग आ रहा था और वो गुजंग से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो गुजंग आगे से कहता है कि मैंने आपको चोटिल देखा तो मैं भागते हुए आपके पास आ गया, मेरे पास बहुत सारे मेडिसिन है, आपको चाहिए मैं दे सकता हूँ। तो फिर लूनर डीमन गुजंग से पूछती है कि बाहर की सिचुएशन कैसी है। तो फिर गुजंग आगे से हेवनली सोलर सॉर्ड को बाहर निकालता है और अटैक करते हुए कहता है कि खुद जाके उनसे पूछ लो। जिससे लूनर डीमन ओवरलॉर्ड हैरान हो जाती है और वहीं पे गुजंग एक तगड़ा स्लैश मारता है जिससे उस गुफा के बीच से 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद लूनर डीमन लॉर्ड को कुछ भी नहीं हुआ था। और वो गुजंग से पूछती है कि तुम तो सिर्फ कौसी सुप्रीम रियलम में थे, इतनी ज्यादा ताकत कहां से लाए हो। गुजंग बताता है कि अटैक का असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लूनर डीमन के पास 7 कलर इंडेस्ट्रक्टिबल रोब है जो कि काफी अच्छा आर्टिफैक्ट है। ऑफ कोर्स ये गुजंग की धर्मपत्नी यानी कि वाइफ को पसंद आएगा। तो फिर लूनर डीमन ओवरलॉर्ड इस बात से हैरान हो जाती है कि गुजंग ने अकेले ही वहाँ पे सभी को निपटा दिया। खैर गुजंग उनके मत्थे के ऊपर तलवार तान देता है और उनसे कहता है कि मैं ये देखना चाहूंगा कि ये रोप कितने ज्यादा स्लैशेस को झेल सकता है। लेकिन लूनर डीमन ओवरलॉर्ड गुजंग को अटैक करने से मना कर देती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें ये रोप दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक विश को पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लूंगी और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो गुजंग आगे से कहता है बताओ भाई क्या चाहिए, जीनी हूँ मैं। तो लूनर डीमन लॉर्ड आगे से बताती है कि उनकी रिक्वेस्ट काफी ज्यादा सिंपल है, वो बस इतना चाहती है कि गुजंग उनके मैसेज को उनकी डॉटर याओई के पास डिलीवर कर दे कि वो इतने सालों के लिए काफी ज्यादा सॉरी है कि उनकी वजह से उनकी बेटी को इतना सब कुछ सहना पड़ा। गुजंग आगे से कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब तुम उसे देखोगे तब उससे मिल लेना और बात कर लेना। तो लूनर डीमन आगे से हैरान होकर पूछती है कहीं तुमने मेरी बेटी को भी तो नहीं मार दिया। तो गुजंग आगे से कहता है तुम्हारी बेटी वो तो बस एक प्यादा थी ना, तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है। खैर वो लकी है और जिंदा है अभी तक। खैर इसके बाद गुजंग अपना फैसला बदल लेता है और वो पीछे जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस यहाँ से दफा हो जाओ और अपना मुंह बंद रखना जो तुमने यहाँ पे देखा है। जिससे लूनर डीमन काफी ज्यादा हैरान होती है और वो मन के अंदर सोचते है कि ये तो साला दिखने में एक बहुत ज्यादा कमीना और हार्टलेस इंसान लगता है, कहीं इसने मुझे मेरी बेटी की वजह से तो नहीं जाने दिया। खैर इसके बाद लूनर डीमन अपने पास से वो रोप निकालती है और गुजंग को दे देती है। गुजंग उस रोप को रख लेता है और उसे कहता है कि तुम गेट ऑफ लाइफ के बाहर मेरा इंतजार करना। अब इसके बाद अगला सीन सीधा उस वर्ल्ड सोर्स का होता है। गुजंग बताता है कि वर्ल्ड सोर्स जब मैच्योर हो जाएगा तब ये डीमन वर्ल्ड को इवॉल्व करके एक हायर वर्ल्ड के अंदर बदल सकता है और तब शायद डीमन वर्ल्ड के अंदर भी इमॉर्टल्स पैदा हो सकेंगे क्योंकि वहाँ पे स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाएगी। लेकिन गुजंग का पता नहीं अभी क्या प्लान है, इसलिए वो डायरेक्ट वर्ल्ड सोर्स के अंदर कूद जाता है और उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। और अगला सीन आधे महीने के बाद का होता है और हम लोग डीमन वर्ल्ड के अंदर देखते हैं तो फिर वहाँ पे बवाल होने लगा था। बस आसमान के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होने लगी थी और ये चीज कम से कम 10 दिनों से चलती आ रही थी, इसलिए सभी लोगों को लग रहा था कि डीमन वर्ल्ड अब तबाह होने वाला है और ये बवाल उन लोगों के ऊपर आ चुका है। वहीं पे एम्प्रेस याओई भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वो आगे से लोगों को कहती है चिंता ना करो, इसके अंदर से कोई भी खतरे वाले साइन नहीं दिखाई दे रहे हैं। और वो मन के अंदर सोचती है कहीं इसका भी लेना देना गुजंग के साथ तो नहीं है, कहीं यही वो मकसद तो नहीं है जिस वजह से वो यहाँ पे आया था। जिसके बाद अगला सीन गेट ऑफ लाइफ का होता है। लूसन आगे से कहती है कि साला आधा महीना हो चुका है, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं निकला। फिर जुन वुफान अपनी बहन से पूछता है कि अंदर क्या हो रहा है, कहीं ये हमारा अंदर तो नहीं। तो राउजी आगे से कहती है कि वहाँ पे दुनिया काफी ज्यादा छोटी है, अगर गुजंग अंदर जाता है और उसकी मुलाकात फादर से हो जाती है तो फिर वो पक्का मारा ही जाएगा, थोड़ा सा और इंतजार करो, फादर आते ही होंगे, जिसके बाद हम दोनों बच जाएंगे। जिसपे जुन वुफान भी आगे से खुश हो जाता है और मन के अंदर सोचता है कि वैसे भी उस जगह के अंदर काफी सारे टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस हैं जिनका रियलम कौसी निर्वाणा रियलम है, बेचारा वो वहाँ पे क्या ही कर पाएगा, मारा ही गया होगा। वही लूसन भी आगे से खुश होते हुए कहती है कहीं वो मरने वाला तो नहीं है, क्या फिर वो मारा गया। आखिरकार उसके अपोनेंट डीमन ओवरलॉर्ड्स जो है बायरन उसे कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा खुश हो, शायद से मुझे इस बारे में गुजंग को बता देना चाहिए। जिसपे लूसन उसे कहते हैं कि वो तुम्हारे ऊपर भरोसा भी करेगा। तो फिर लूसन आगे से वही वो पत्थर दिखाती है जिसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड हो जाते हैं, जिसपे लूसन आगे से चिल्लाते हुए कहती है गद्दारी। खैर इसके बाद उस कुएं के अंदर से लाजवाब एनर्जी बाहर निकलती है और वो सभी लोग उस एनर्जी को महसूस करके ही हैरान हो जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि उस एनर्जी के अंदर से सिर्फ लूनर डीमन ओवरलॉर्ड बाहर निकली थी, जिससे लूसन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और आगे से कहती है सब खत्म, हमारा गुजंग मारा गया। बायरन लूसन से कहती है कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, इससे पहले
ही बिना जाने हम लोग मारे जाए। लॉसन अपने मन के अंदर सोचती है कि वो सच में मारा गया। बायरन उसे कहती है कि तुम खुश तो हो ना। वह फिर राउजी आगे से बताती है कि ये लूना डीमन ओवरलॉर्ड है याओजी की मदर। जैसे जुनवो फन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके फादर जीत गए। वह भी लूना डीमन भी उन दोनों की तरफ देखती है और वो जुनवो फन को पहचान जाती है। जुनवो फन आगे से हंसते हुए कहता है कि गुचेंग इतनी सभी चीजें करने के बाद भी आखिर में हारा गया। तो फिर नीचे से गुचेंग निकलता है और कहता है कौन हारा गया बे। और राउजी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि लूना डीमन और सोलार डीमन दोनों भाई बहन है। और जुनवो फन गुचेंग से पूछता है कि तुम मारे नहीं गए तो फिर मेरे फादर कहाँ पे है। गुचेंग आगे से कहता है कि वो तो सोलार डीमन है ना जो 6000 साल पहले ही मर गए थे, मुझे कैसे पता होगा। और फिर बायरन को समझ में आ जाता है कि गुचेंग की कल्टीवेशन पहले से बढ़ चुकी है और गुचेंग उन लोगों से कहता है कि चलो कैपिटल चलते हैं। इसके बाद गुचेंग यूवी से कहता है कि मैं तुम्हें बधाई देता हूँ और तुम्हें क्रेडिट भी मिलेंगे जुनवो फन को पकड़वाने के लिए। और वो लेडी जुनियाओ से कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं यावी से कह तुम्हारी फैमिली को भी छुड़वा दूंगा। वहीं पे जुनवो फन उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि इसी वजह से गुचेंग ने मुझे ढूंढ लिया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों मुझे धोखा दोगी। इस पे वो दोनों आगे से कहते हैं कि तुम हमारे लिए अजनबी हो, भौंकने की कोशिश भी ना करना। जुनवो फन दोबारा कुछ कहने वाला था कि उसे पहले ही लूसेंट सीधा धड़ाके से जुनवो फन के ऊपर कनपट्टी के नीचे दे के मारती है और उससे कहती है चुप रहो, तुम तो गुचेंग से भी ज्यादा बदतर हो। खैर इसके बाद हम लोग यावी को देखते हैं जो कि इस बात से खुश थी कि डीमन वर्ल्ड के अंदर जो फिनोमेनन हो रहा था वो आखिर में गायब हो गया और ये सोच रहे थे कि गुचेंग पता नहीं अभी कहाँ पे होगा। और उसी टाइम पे गुचेंग उसके पास आ जाता है। लेकिन जब यावी पीछे मुड़ के देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि गुचेंग के साथ में उसकी मदर भी आई हुई थी। यावी की मदर उसे कहती है कि माफ कर दो, तुम्हें इतने सालों से ये सब कुछ सहना पड़ा, मुझे काफी ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है। लेकिन यावी रोते हुए अपनी मदर के पास चली जाती है और उनसे कहती है कि आप इन 6000 सालों में अभी तक कहाँ पे थी। वहीं पे गुचेंग वहाँ से कट लेता है ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा फैमिली रियूनियन बर्बाद नहीं करने वाला, तुम लोग आराम से मिलो। यावी की मदर उसे पूछती है क्या तुम्हें गुचेंग के अंदर इंटरेस्ट है, लेकिन यावी आगे से बताती है कि वो पहले से ही शादीशुदा है, इसलिए हम दोनों ऐसे ही ठीक हैं। जिसके बाद यावी अपनी मदर से पूछती है कि आप उससे कैसे मिली और इतने सालों तक आप कहाँ पे थी। अब इधर जुनियो अपनी फैमिली के पास जाती है तो वो लोग आजाद हो चुके थे गुचेंग की वजह से, इसीलिए केओस किंग अपनी बेटी से पूछता है क्या तुम उसके साथ अपर रियलम में जाना चाहोगी। तो जुनियो आगे से बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि गुचेंग उसके नाम को नापसंद करता है, जिससे केओस किंग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। खैर इसके बाद हम लोग जुनवो फन को देखते हैं और इसकी लक वैल्यू काफी कम बची थी और ये गुचेंग से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि तुम्हें क्या चाहिए, मेरे को तो जाने दो। गुचेंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के पास भेज रहा हूँ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। इसमें जुनवो फन गुचेंग से कहता है कि तुमने तो दोस्त हार्ट की कसम खाई थी, तुम मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। लेकिन गुचेंग उसे भाई मार देता है और कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और गुचेंग को जुनवो फन को मारने के बदले में वर्ल्ड ट्रू सीड मिलता है और गुचेंग फैसला करता है कि इसका भी ले देना शायद से वर्ल्ड सोर्स के साथ होगा, लेकिन मैं इसे इनर वर्ल्ड के अंदर प्लांट कर दूंगा। गुचेंग के पास उसका खुद का इनर वर्ल्ड है। इसके बाद अगला सीन आधे महीने के बाद का होता है और गुचेंग वापस अपर रियलम में जा रहा था। वहीं पे यावी और गुचेंग आपस में बात कर रहे थे तो लूसन उससे कहती है कि चलना भी है या नहीं। वहीं पे गुचेंग यावी से कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं जाऊं तो फिर तुम मेरे साथ आ सकती हो। पीछे से लूसन गुचेंग से कहती है कि तुम्हें मिंग के बारे में याद है या नहीं, अगर तुम एक और लड़की ऊपर लेके जाते हो तो इस बार ये मामला गिफ्ट से सुलझेगा नहीं। अब इससे गुचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो यावी को ऊपर लेके जाता है तो मिंग उसे साफ कह दे कि चूज करो मैं या फिर ये, दोनों में से कोई एक मरेगा आज। तो गुचेंग वापस वहाँ से तुरंत कट लेता है ये सोचते हुए कि ना ही ले चलूं तो ही बेहतर है। लेकिन वो जाते हुए यावी से कहता है कि मैं तुम्हें फ्यूचर में जरूर एक बार मिलने आऊंगा और वैसे भी डीमन वर्ल्ड को अभी भी तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद गुचेंग अपर वर्ल्ड के लिए निकल जाता है। वहीं पे यावी की मदर उसे पूछती है कि तुम तो उसके बच्चे से अब तक प्रेग्नेंट हो चुकी होगी, लेकिन यावी आगे से बताती है बिल्कुल भी नहीं, वो काफी ज्यादा हार्टलेस इंसान है, वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन यावी की मदर उससे कहती है कि नहीं वो इतना भी हार्टलेस नहीं है। और ये बच्चे वाली बात तो मैं बता दूं कि नॉवल के अंदर जहाँ पे लास्ट एपिसोड एंड हुई थी वहाँ पे ये दोनों सो चुके थे साथ में, मनवा के अंदर नहीं दिखाया गया, आई डोंट नो व्हाई। अब इसके बाद अगला सीन इमॉर्टल गू फैमिली का होता है जहाँ पे बायरन अपने फादर के पास आती है तो उसके फादर ठीक ठाक होते हैं और वो उन्हें बताती है कि अब से वो गुचेंग के लिए काम करने वाली है। अब इसके बाद सस्ता बैटमैन गुचेंग को बताता है कि लूसन अपने गॉडली इल्यूजन क्लैन वापस जा चुकी है और गुचेंग उसे पूछता है कि बताओ भाई तक मैं नीचे था यहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो फिर सस्ता बैटमैन उसे बताता है कि केओस काफी ज्यादा बढ़ चुका है डीमन बर्निंग अबायस के अंदर और काफी ज्यादा हाई लेवल की डिमोनिक की वहाँ से निकल रही है और उसने पूरी तरीके से फ्लोटिंग बुद्धा टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ पे गए हुए थे लेकिन आखिर में वो सभी अंदर जाके मारे ही गए, यहाँ तक कि एक पावरफुल बुद्धा वाला भी अंदर मारा गया। अब इसे गुचेंग को अंदाजा लग जाता है कि उसकी प्यारी डिसाइपल अब अवेकन होने लगी है। उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हें याद ही होगी, काफी टाइम पहले दिखाई गई थी। गुचेंग के पिछले जन्म में ये उसकी डिसाइपल हुआ करती थी। अब इसके बाद गुचेंग आर्ट किंग से मिलने के लिए आता है तो वो उसे पूछती है कि तुम वापस आ गए। तो गुचेंग आगे से बताता है कि वो उनसे मिलने के लिए आता है और साथ ही में वैंग यूए से भी। वैंग तुम्हें याद ही होगा ये टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन के अंदर से निकला था, उसका पेट था। आर्ट किंग गुचेंग से कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी देखने के लिए नहीं है और ना ही तुम्हारे पास, लेकिन गुचेंग आगे से बताता है कि मेरे पास तो है। गुचेंग इस वैंग यूए का नाम सौ बाई रखता है और आर्ट किंग से कहता है कि ये काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, ये आपकी ही करामात है। जिसपे आर्ट किंग आगे से बताती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो खुद से ही खाता है और खुद से ही काफी ज्यादा बड़ी होती है। सीज गर्ल पे यांग वे एक बड़ी सी मछली को पकड़ती है और उसे बड़े आराम से ही खा जाती है और आर्ट किंग आगे से बताती है कि मैं बस उसे हर दिन खाते हुए देखती हूँ, मैं उसे कंट्रोल नहीं करती। इसके बाद गुचेंग अपने पास से कुछ आर्टिफैक्ट्स बाहर निकालता है जो कि मेकअप एक्सेसरीज होते हैं। तो आर्ट किंग समझ जाती है कि इसे कुछ तो चाहिए मुझसे और वो गुचेंग से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो गुचेंग बताता है कि मैं चाहता हूँ कि आप डीमन बंडिंग आप आ जाइए और वहाँ पे सील को चेक करिए। तो आर्ट किंग गुचेंग से पूछती है क्या तुम्हें कुछ याद आ
गया है। तो गोचंग बात को थोड़ा सा उलझाने की कोशिश करता है और उसी टाइम पे साओ बाई भी पानी से बाहर निकल आता है और इसने एक नई फॉर्म ले ली थी, अब ये ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ सकती थी। तो गोचंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो साओ बाई उसे कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता भी है, मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई भी मास्टर नहीं है। तो गोचंग उसे कहता है कि मुझे ये पसंद था कि तुम पानी में जब मछलियां मार रही थी ऐसे बाहर ना आया करो फालतू में। तो साओ बाई उल्टा गोचंग को यही ताना मार देती है कि तुम्हें तो फालतू इधर उधर घुमा करते हो। तो गोचंग आर्ट किंग से कहता है कि आपने इसे बढ़ा दिया है, मुझे ये थोड़ा सा पसंद नहीं आया। तो आर्ट किंग उसे कहती है ठीक है ठीक है। अब इसके बाद गोचंग अपने फादर से मिलने के लिए जाता है। तो गोचंग के फादर उसे बताते हैं कि बाउंड्री मार्कर सी जो कि 8 वेस्ट लैंड के अंदर है और 10 डोमेन यानी कि 10 डोमेन्स उनके अंदर सूखने के लक्षण दिखने लगे हैं। गोचंग बताता है 8 डेजर्ट और 10 रियलम के अंदर वहाँ पे एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी, जिस चक्कर में वहाँ पे अपर रियलम के अंदर से काफी सारे मिलेनियन आने लगा था और वहीं पे 8 वेस्ट लैंड और 10 डोमेन्स ग्रेट वॉर हार चुकी थी। इस वजह से वहाँ पे कई सारे टेरिटरीज भी छोड़ी गई थी। कुछ पावर बिंग्स वहाँ पे एक साथ गए और उन लोगों ने वहाँ पे बाउंड्री मार्कर सील लगा दी, जिस वजह से वो अभी तक फोर्स को रोके हुए है और उस वजह से कुछ सारे दोस्त को उसे पार करने में दिक्कत होती है, जो कि इसे एक नेचुरल बैरियर बना देता है, जो कि बाउंड्री मार्कर सी को 8 वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन से कई सालों तक बचा के आया है। मुझे के फादर आगे से बताते हैं कि ऐसा माना जाता है कि दो दुनिया को आपस में मिला देने से ये इमोर्टल के रास्ते को ब्लॉक कर देगा, जिसके बाद ये काफी सारी दिक्कतें पैदा करेगा इमोर्टल पाथ के लिए। इसीलिए बाउंड्री मार्कर सी का सूखना अपर रियलम के लिए एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाता है। इसलिए अपर रियलम की कई सारे आर्मीज ने पहले ही वहाँ पे फोर्स को भेज दिया है ताकि वो बाउंड्री मार्कर सी के दौरान ट्रैवल कर सके। मुझे पूछता है कि आप इसीलिए ये चाहते हैं कि मैं भी अपने कुछ लोगों को लूं और उन टेरिटरीज को जाके चेक करूं। मुझे के फादर आगे से कहते हैं कि हाँ, और मैं तुम्हारे साथ एक अंकल को भी भेज दूंगा जो तुम्हारी टीम को लीड करेंगे तुम्हारी सेफ्टी के लिए। गुजंग मन के अंदर सोचता है कि मैंने उन नरवानास को पहले ही पेल दिया है, साले वो मेरा क्या है उखाड़ लेंगे। इसके बाद गुजंग वहाँ से जा ही रहा था कि लेकिन तभी वो अपने फादर की आंख देखता है तो उनकी आंख सूजी हुई थी। तो गुजंग उनसे पूछता है कि मॉम ने आपको लड़के के साथ मटर गश्ती देखते हुए पकड़ लिया क्या? मैं समझता हूँ कि आपकी जवानी बुढ़ापे में उछाल मार रही है, लेकिन मॉम के बारे में भी सोचिए, वो खतरनाक किस्म की है, अगली बार सावधान रहिएगा। और वैसे भी आप गू फैमिली के हेड हैं, आपको इस तरीके से सूजी हुई आंख लेना अच्छा नहीं दिखता है। गुजंग के फादर उससे कहते हैं कि तुम अपना काम देखो, छोड़ो यहाँ पे। अब इसके बाद गुजंग गू फैमिली के कुछ यंगस्टर्स के पास जाता है जो कि उस ट्रिप के लिए जा रहे थे और गुजंग बस यहाँ पे आके इन्हें मोटिवेट करता है। अब इससे इनके अंदर हिम्मत आ जाती है क्योंकि गुजंग यंग जनरेशन के अंदर बहुत ज्यादा रुतबा है। वहीं पे गुजंग फैमिली के जो गार्ड्स थे वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि गुजंग फैमिली के यंग मास्टर उनके साथ भले ही नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो उन्हें यहाँ पे सी ऑफ करने के लिए आए हैं, यानी कि अलविदा। जिसपे एक गार्ड आगे से कहता है कि यहाँ तक कि एल्डर्स भी गुजंग फैमिली के यंग मास्टर का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि वो भी अपने 20s में ही है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एल्डर से काफी सारी ताकतवर तारीफें मिलती है। वहीं पे गुजंग अपने मन के अंदर सोचता है कि 10 वेस्टलैंड और 10 डोमेन्स यहाँ पे हार रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कई सारे चेंजेस हो सकते हैं और दूसरी साइड पे अपर रियलम के जीतने के चांस है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे कई सारे खतरे छुपे हो सकते हैं। इसलिए गुजंग को ये चीजें सिंपल नहीं लग रही है और ये सोचता है कि इसे किसी आर्टिफैक्ट का जलवा दिखाना ही पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग लूसन को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के पास जाती है। हालांकि लूसन यहाँ पे अपने फादर को सीधी बात में नहीं लेकिन तिरछा करके समझाती है कि उसे गुजंग के साथ पंगा लेना नहीं चाहिए और गुजंग अपने लोगों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करता है। लूसन के फादर जो कि अभी गुस्से में थे वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं ये सुन के कि उसके खुद के लोग। अब इसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं और गुजंग उसे चिट्ठी भिजवाता है और एक लेटर भी लिखता है। हालांकि चिट्ठी तो बिल्कुल बकवास थी, लेकिन जो गिफ्ट गुजंग ने भिजवाया था वो एक क्लॉथ था। मिंग उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सॉरी दोस्तों, मैं इनका नाम भूल गया हूँ, लेकिन ये फॉक्स है और गुजंग इनके पास भी एक निर्वालन लेवल का आर्टिफैक्ट भिजवाता है और साथ में चिट्ठी भी, और ये फॉक्स इसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम लोग एक लोकल अर्थ से आए हुए लड़की को देखते हैं और साथ ही में मास्टर को भी, और मैं इनका भी नाम भूल चुका हूँ। और गुजंग इनके पास भी एक लाजवाब आर्टिफैक्ट भिजवाता है और चिट्ठी भी। अब इसके बाद गुजंग आर्ट किंग से पूछता है कि डेमन बर्निंग बायस के अंदर सील के क्या हाल है, तो आर्ट उसे बताती है कि आधे साल के अंदर ही वो सील पूरी तरीके से टूट जाएगी। इसलिए गुजंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे बीच विलेज जाना चाहिए ताकि वो अपनी मेमोरीज को वापस से थोड़ा समझ सके, क्योंकि गुजंग के पास अभी उसकी पास्ट लाइफ की पूरी मेमोरीज नहीं आई है और ऊपर से वहाँ पे सिर्फ ताओयाओ ही है जो कि इस चीज को सबसे ज्यादा समझती है। लेकिन गुजंग अगर वहाँ पे अकेला जाएगा तो फिर जियान के जो भी वहाँ पे मास्टर होंगे वो गुजंग का दिमाग चाट लेंगे, ये कहते हुए कि तुम अकेले क्यों आए हो, हमारी जियान कहाँ है, तुमने उसके साथ दोबारा कुछ किया है ना। इसलिए गुजंग को ओल्ड मैन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इसके बाद बैटमैन गुजंग को बताता है कि जियान यहाँ पे बिना कुछ बताए ही वापस लौट चुकी थी, अभी के लिए वो यहाँ पे नहीं है। तो गुजंग उसे पूछता है कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ गई है, तो बैटमैन आगे से बताता है कि वो हेवनली टाइड रियलम के अंदर गई है। गुजंग आगे से कहता है हेवनली टाइड रियलम, वहाँ पे तो सन फैमिली रहती है ना। गुजंग बताता है हेवनली टाइड रियलम बाउंड्री मार्कर से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए कभी कभार बैटल के दौरान वहाँ पे शॉक वेव जाती है और वो उसे हिट हुआ करता है। और जियान के ग्रैंडफादर यानी कि नाना या फिर दादा कुछ भी हो साला, वो उसके लिए वहाँ पे हंट के लिए गए थे ताकि वो उसके लिए किसी टाइप के प्रीसेस ब्लड को रिफाइन कर सके, लेकिन बदकिस्मती से बाउंड्री सी मार्कर के वेव्स उसे टकरा गए और वो काफी ज्यादा घायल हो गए। इसके बाद जियान के फादर वहाँ पे उसे चेक करने के लिए गए, लेकिन उसके बाद वो गू फैमिली के लिए वापस नहीं लौटे और इस बात को 10 साल हो गए हैं। यहाँ तक कि जियान ने उन्हें इनवाइट भी किया था, लेकिन वो वापस नहीं आए थे और बेशक ये सभी चीजें गुजंग की वजह से ही हो रही थी। इसलिए गुजंग फैसला करता है कि वो खुद उनके पास जाएगा ताकि वो खुद को एक्सप्लेन कर सके। इसके बाद अगला सीन सन फैमिली का होता है हेवनली टाइड रियलम, और मैं यहाँ पे बता दूं कि अपनी वाली जियान की एक छोटी बहन भी है और उसका नाम भी जियान है, बस ईआर आगे लगा दिया गया है, जियानियर। अब देखो यहाँ पे जियानियर की एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो रही थी, लेकिन
लेकिन जियानर को ये बिल्कुल भी मंजूर ना था, क्योंकि एक तो वो गिफ्टेड है और ऊपर से वो सेन फैमिली की उम्मीद भी है और ऊपर से वो गो फैमिली की ब्लड लाइन भी कैरेज करती है, यानी कि सोने पे सुहागा। और यहाँ पे जियान की छोटी बहन जियानर की बात हो रही है, ना कि जियान की। और ये सब कुछ बस एक डॉक्यूमेंट की वजह से हो रहा था, क्योंकि जियानर के ग्रैंडफादर ने लिखा था, और अगर इसके बारे में किसी को भी पता लग जाता है तो फिर बेशक इन फैमिली की बेइज्जती होगी। लेकिन वो लोग आगे से ये भी कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, पहले के टाइम में जब उसकी स्पिरिचुअल पावर फ्लक्चुएट हो चुकी थी तब हम लोगों ने उसे बहुत ज्यादा मदद की थी, उसे मटेरियल्स दिए थे, हमने कभी उसे मिसट्रीट किया ही नहीं। अगर जियानर उसे शादी करना चाहती है एक लूजर से तो बेशक मैं इसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। अब उसी टाइम में वापस जियानर आ जाती है, जो कि उन लोगों से कहती है कि आपको मेरे लिए बहस करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मेरा सपना बस ग्रेट दाव को अचीव करने का है और मैं शादी करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब इसका पूरा नाम जियानर है सेन फैमिली की वजह से, और ये उन एल्डर से कहती है कि जब मेरे ग्रैंडफादर वापस आएंगे तब मैं उन्हें समझा दूंगी। इस पे ये एल्डर उसे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस फैमिली के साथ में कोई भी तुम्हें तुम्हारी विल के खिलाफ फोर्स नहीं करेगा, विल यानी कि इच्छा। अब इसके बाद हम दोनों जियान के फादर को देखते हैं, जो कि आगे से एक मूव को परफॉर्म कर रहे थे, और वो जियान से कहते हैं कि देखो तुम्हारे फादर की स्किल्स, जिसपे जियान की मदर उनसे कहती है कि आपकी स्किल्स देखने की लायक नहीं है, और वैसे भी उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है आपकी स्किल के अंदर। अब जियान हमें यहाँ पे बताती है कि उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ था, याद होगा गोचंग ने इसकी दाव बोन निकाल ली थी, इसलिए जियान के पेरेंट्स और ग्रैंडफादर ने अपने सभी रिश्ते गु फैमिली के साथ तोड़ लिए, और वो लोग जियान की मदर की फैमिली के अंदर आके रहने लगे, जो कि सेन क्लैन है, और इसलिए उसकी छोटी बहन ने उसकी मदर के क्लैन का सर नेम लिया है, जो कि सेन है। और जियान का अभी का सपना बस इतना ही है कि वो उनके साथ अभी के लिए रहना चाहती है। अब इसके बाद वहाँ पे जियानर भी आ जाती है, तो मदर पूछती है कि तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, तो जियानर आगे से बताती है कि ग्रैंडफादर उसकी फाइट के लिए, सॉरी उसकी मैरिज के लिए आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। तो जियान की मदर आगे से कहते हैं कि तुम्हारी मैरिज को यहाँ पे तुम्हारे ग्रैंडफादर और ग्रैंडपा दोनों ने अरेंज किया है, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? अब देखो यहाँ पे दोनों बहनों के नाम की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है दबा के, और मुझे पक्का यकीन है टाइमलाइन की वजह से ही ऑथर ने ये गलती की है, बाकी उसके लक्षण देख के तो नहीं लगता कि वो गलती करेगा। जियान की मदर हमें यहाँ पे बताती है कि जियान के एक्सीडेंट से पहले उसके ग्रैंडफादर्स उसकी कल्टीवेशन में मदद करने के लिए बाउंड्री मार्कर सी के अंदर गए हुए थे कुछ बीस्ट को हंट करने के लिए, लेकिन अचानक से उनके ऊपर वेव्स का अटैक हो गया। इसके बाद ये लोग उन्हें ढूंढने के लिए गए, लेकिन इन्हें एक सिंगल ट्रेस नहीं मिला, जिसके बाद इन्हें ये पता चला कि दोइस्ट बोन निकाल लेने की वजह से शायद से जियान मारी जा चुकी है। जिसके बाद ये लोग दोबारा सेन फैमिली के अंदर आ गए, और इनके बाद इन लोगों को जियानर हुई, और उसी के आसपास लिजुई का मास्टर, जिसकी शादी अभी के लिए जियानर के साथ होने वाली है, उसका मास्टर आया, जो कि अपने साथ उन दोनों ग्रैंडपास को लेके आया था जो गायब हो चुके थे, और वो यहाँ पे अरेंज्ड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को लेके आया था सेन जियानर और लिजुई के लिए। लेकिन कुछ समय बाद लिजुई का मास्टर लिजुई को अपने साथ किसी अननोन जगह लेके गया, लेकिन अचानक से 3 सालों बाद वो आधम का, वो भी फुल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के साथ सेन जियानर के लिए, लेकिन उसका स्पिरिचुअल से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। लिजुई की पर्सनालिटी और उसके मैनर्स पूरी तरीके से अजीबोगरीब हो चुके थे, लेकिन वो हर 3 साल में यहाँ पे आता रहता है, हर दिन सिर्फ कुछ पौधों को पानी देने के लिए। भाई क्यों? अपनी दुल्हन को देखने के लिए आओ तो मैं मान लो कि तुम्हें बेहिसाब प्यार है, लेकिन पौधों को पानी देने के लिए? खैर जियान की मदर आगे से कहती है कि उसका दिल, यानी कि जियानर का दिल, वो हार्ट दाव के लिए एकदम फिक्स है, और ऊपर से उसकी मुलाकात लिजुई से सिर्फ एक ही 2 बार हुई है, इसलिए उन्हें चीजों के अंदर कुछ तो थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रही है। जियान के फादर आगे से कहते हैं कि उन्हें ये कसम खानी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन जियानर का जो अभी का करंट स्टेटस है उसके लिए कोई भी क्लैन के अंदर उसे फोर्स नहीं करेगा। जियान आगे से कहती है कि ये काफी ज्यादा अनजस्टिफेबल है, लेकिन उनकी सेन फैमिली ने 3 सालों तक लगातार लिजुई के रिसोर्स के ऊपर खर्चा किया है, और फ्रैंकली कहा जाए तो ये उधार चुकाने के लिए काफी ज्यादा है, यानी कि उन लोगों ने लिजुई का उधार तो काफी टाइम पहले ही चुका दिया था उसके मास्टर का, जो उनके ग्रैंडफादर को बचा के लेके आए थे, लेकिन उसका मिस्टीरियस मास्टर्स अभी भी यहाँ पे डिससैटिस्फैक्शन दिखा रहा है, इसलिए हम लोगों को उसे किसी दूसरी कंडीशन में लाना पड़ेगा, यानी कि किसी दूसरी चीज को देना पड़ेगा शादी के अलावा। वहीं जियान के पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि जियान और गु फैमिली नहीं जाने वाली है और उनके साथ यही भी रहने वाली है। जियान के फादर आगे से कहते हैं कि पहले के दिनों में गुचेंग फैमिली हमसे काफी ज्यादा उधार रखती थी, और तुम गुचेंग को काफी ज्यादा पसंद भी किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद वो तुम्हें काफी ज्यादा क्रूरली ट्रीट किया करता था। जियान भी उसे यही कहती है कि गु फैमिली भले ही 9 रियल लाइफ के अंदर एक जॉइंट फैमिली है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग जियान को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, इसलिए उसे यहीं पे रहना चाहिए। जियान उन लोगों से कहती है कि देखो तुम लोग गलत समझ रहे हो, हमारा ऐसा कोई भी लेना देना नहीं है, और गुचेंग इतना कमीना नहीं है जितना तुम लोग उसके बारे में कह रहे हो। जियान की मदर आगे से कहती है कि गुचेंग ने तुम्हारी दोस्त बंधु में इसलिए दी है क्योंकि वो फोर्स किया जा रहा था। जियान के फादर आगे से कहते हैं कि ऐसे भी वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, अगर मेरी स्ट्रेंथ कम ना होती तो मैं उसकी गुद्दी तोड़ देता। इस पे जियान आगे से हंसते हुए कहती है कि हाँ वो पक्का कोई अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए हार्मफुल नहीं है। जियान अपने मन के अंदर सोचती है कि उनका वो कजिन जो कि उनके ब्लड लाइन से रिलेटेड है, और उसकी मदर हमेशा उसके बारे में बात किया करती है कि वो साला कोई इंसान ही नहीं है, दानव है दानव, जिसने उसकी बड़ी बहन के दोस्त बोन को बाहर निकाल लिया था। और ये फैसला करती है कि जब
इसके पास एक मौका होगा तब ये गोचेंग को सबक सिखाएगी। अब उसी टाइम वहाँ पे एक सर्वेंट आता है जो कि जियानियर से कहता है कि यहाँ पे सेंट याओजुवे उसे मिलने के लिए आई है। इस पे ये दोनों हैरान होकर सोचते हैं कि सेंट याओजुवे इनसे मिलने के लिए क्यों आएगी। जियान आगे से बताती है सेंट याओजुवे ब्लेजिंग मून होली लैंड के सक्सेसर है। वहीं पे जियानर आगे से बताती है कि उनके एंसेस्टर अभी तक सर्कुलेशन के अंदर है, लेकिन वो फिर भी अपर रियलम के लिए नहीं जा सके हैं। जियानो से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब इसके बाद वो लोग सेंट याओजुवे से मिलने के लिए जाते हैं। सेंट याओजुवे जियानियर से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम अपनी शादी को अवॉइड करना चाहती हो क्योंकि वो आदमी यूजलेस है और तुम सन फैमिली के अंदर एक यूजलेस बंदे को नहीं लाना चाहते। जियानर उसे कहती है कि तुम्हें ये कहानी कहाँ से सुनने को मिली, जिसमें याओजुवे आगे से कहती है कि ये मैटर नहीं करता है। याओजुवे आगे से कहती है कि वो सच में उस इंसान को देखना चाहती है जिसको सन फैमिली ने अंदर लिया है और जिसकी मैरिज को काफी टाइम पहले ही कैंसिल कर दिया गया था। जिसपे जियान उसे कहती है कि हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं और तुम जो चाहे तो हमारी फैमिली के अंदर घुस के देख सकती हो, क्या हो तुम फूफा जी। जियानर आगे से बताती है कि ये मेरी बड़ी बहन है। जिसपे याओजुवे उससे कहती है कि मैंने नहीं सुना था कि जियानर की एक बड़ी भी है, क्या उसके पास सच में तुम्हारे जैसी कोई सिस्टर भी है। जिसपे जियान उसे कहती है कि तुम फूफा जी हो जो मैं तुम्हें बताऊं। जिसपे याओजुवे जियानर से कहते हैं कि तुम बस एक नादान बालिका हो, मैं तुम्हें अच्छे से बता दूं कि सेन फैमिली और हमारे बीच में जो डिफरेंस है उसे ध्यान में रखो इससे पहले कि तुम सेन फैमिली के ऊपर एक आपदा ले आओ। लेकिन जियानर उनसे कहती है कि चिंता ना करो, मैं वैसे भी उसे देखने के लिए जाने वाली हूँ, तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। इसमें याओजुवे खुश हो जाती है। वहीं पे जियान को कुछ तो दाल में गड़बड़ लग रही थी। अब इसके बाद हम लोग ली जुई को देखते हैं जो कि अभी भी पौधों को पानी दे रहा था। वहीं पे एक एल्डर जो कि सन फैमिली की तरफ से था उसे कहता है क्या तुम्हें याद है कि हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है, तुम्हारे स्पिरिचुअलिटी को ठीक करने के लिए इतने सालों में हमने कभी भी तुम्हें बुरी तरीके से ट्रीट नहीं किया। लेकिन ली जुई पौधों को पानी देने में व्यस्त, वो कोई भी चीज नहीं सुन रहा था। तो एल्डर उससे कहता है कि तुम्हें सुनाई भी दे रहा है। ली जुई सेकंड एल्डर से कहता है कि जैसा कि मैंने कहा जैसे ही समय आएगा वैसे ही मैं इस फैमिली से चला जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। और इसके अलावा मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे स्पिरिचुअलिटी को ठीक करें। और ऊपर से मैं ये चीज बता दूं कि मैंने याद भी दिलाया था कि ये बस टाइम की बर्बादी होगी, लेकिन इसके बावजूद तुम लोग जिद्दी बनने की हदें पार कर रहे हो। इसमें सेकंड एल्डर उसे कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा नाचीज हो। जिसपे ली जुई उनसे कहता है कि अगर आप लोग काफी नहीं है तो फिर जियान यहाँ पे आके खुद बात क्यों नहीं करती है। उसी टाइम पे वहाँ पे जियान आती है जो कि ली जुई से कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी शादी नहीं करनी है, लेकिन इसके अलावा अगर तुम्हारी और कोई डिमांड है तो मैं पूरी कर सकती हूँ अगर मैं कर सकूँ। वहीं पे याओजुवे जैसे ही ली जुई को देखती है तो वो अपने मन के अंदर सोचती है कि इसका चेहरा तो बिल्कुल उस पोर्ट्रेट की तरह है। ली जुई आगे से कहता है कि डिमांड छोड़ दो उसे, अगर तुम्हें शादी नहीं करना चाहती हो तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि तुम फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करोगी। इसमें जियान आगे से कहती है कि नहीं मुझे नहीं करना है रिग्रेट। इसमें ली जुई आगे से कहती है सच अ ब्लाइंड आइज, कितने अंधे हैं, सामने एकदम किस्मत खड़ी है तब भी नहीं गले लगा पा रहे हैं। इसमें सेकंड एल्डर आगे से कहता है कि ओए अब तो ज्यादा बोल रहा है। लेकिन वहीं पे हम लोग याओजुवे को देखते हैं और इसे अचानक से एक झटका लगता है, जिसके बाद ये अपनी मुंडी ली जुई के सामने टिका देती है और उसे कहती है कि हमारा ब्लेजिंग मून होली लैंड आपको ग्रीट करता है सर। और याओजुवे अब ली जुई को मास्टर जैन कहके बुलाती है और उसे कहती है कि ये पूरी सेन फैमिली अंधी हो चुकी है जो आपको पहचान नहीं पा रही है, ये लोग बिल्कुल भी आपको डिजर्व नहीं करते हैं, इन्हें साला एक दिन पछतावा होगा। वहीं पे जियान अपने मन के अंदर सोचती है कि इसे अचानक से क्या हो गया। वहीं पे याओजुवे मास्टर जैन यानी ली जुई से कहती है कि आप हमारे साथ हमारे मेंशन के अंदर क्यों नहीं चलते हैं, ब्लेजिंग मून होली लैंड आपको बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करेगा। इसके बाद वो पीछे मुड़ के जियान की तरफ देखती है और उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मास्टर जैन से अभी घुटनों पे सीधा टेक के माफी मांग लेती, नहीं तो तुम्हें दोष दिया जाएगा जो तुम्हारे एल्डर यहाँ पे कर रहे हैं और तुम्हारी पूरी सन फैमिली इस बात का पछतावा करेगी। सेकंड एल्डर उससे कहता है कि ये तुम्हारा ब्लेजिंग मून होली लैंड नहीं है, हमारी सन फैमिली है, औकात में रहो। वहीं पे जियान भी आगे से कहती है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ कोई भी मेरी बहन को ब्लेम नहीं कर सकता है। वहीं पे याओजुवे जियान से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे अपर रियलम में कोई फैमिली है जो कि गो फैमिली है, पर लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि टैलेंट के अंदर भी एक टैलेंट होता है और गॉड्स के अंदर भी एक गॉड होता है। किसी चीज का ओरिजिन तुम्हारे दिमाग की कैपेसिटी को फाड़ देगा। जियान अपने मन के अंदर सोचती है कि यहाँ पे कोई ओल्ड मास्टर तो हो नहीं सकता है। जिसके बाद वो याओजुवे से कहती है कि मैं तुम्हारे मास्टर को देख लूंगी जो तुम्हें इतना ज्यादा उड़ने के लिए भावुक कर रहा है। जिसपे ली जुई आगे से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आएगा। तो सभी लोग मन के अंदर यही सोचते हैं कि ये साला किसी टाइप का ओल्ड मास्टर तो नहीं हो सकता है। लेकिन ली जुई उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बड़ी पिक्चर देखने के लिए अंधे हो चुके हो। इसके बाद वो लोग वहाँ से जा रहे थे और याओजुवे उन्हें ताना देते हुए कहती है कि तुम लोग पूरी तरीके से यूजलेस हो, तुम्हें ये मौका मिलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक एल्डर सर्कुलेशन से बाहर निकलता है जो कि इन लोगों का एंसेस्टर था, जो कि सेन फैमिली का एंसेस्टर है। याओजुवे को ऐसा लगता है कि उसने ये देख लिया है कि ली जुई कितना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसीलिए वो बाहर आया है। वो सभी लोग भी इस चीज को देख के हैरान हो जाते हैं कि एंसेस्टर अचानक से सर्कुलेशन से बाहर क्यों निकल आए। जियान की मदर आगे से कहती है कि कहीं हमारे जियान के साथ कुछ हो तो नहीं गया है, इसलिए ये दोनों भी चेक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। हम लोग देखते हैं कि एंसेस्टर बाहर तो निकलता है लेकिन ली जुई को इग्नोर करते हुए सीधा जाके किसी गेट के सामने खड़ा हो जाता है। जियानर आगे से कहती है कि पता नहीं कौन होगा जिसके लिए एंसेस्टर खुद बाहर आए हैं उन्हें वेलकम करने के लिए। याओजुवे आगे से कहती है कि तुम एक शॉट तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है, बेवकूफ हो। वहीं पे जियान को समझ में आ जाता है कि ये गोचंग है क्योंकि एटमॉस्फेयर में उसका ऑरा मिल चुका था। वहीं पे एंसेस्टर अपने घुटने टेक देते हैं गोचंग के सामने और उसे वेलकम करते हैं। इसके बाद गोचंग वहाँ पे बाहर निकलता है अपने 4 लोगों के साथ में और ये 4 ही काफी है किसी सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ली जुई अपने मन के अंदर सोचता है कि ये मॉर्टल गो फैमिली ये पक्का थोड़ा सा मुसीबत खड़ा
कर सकती है। वह फिर जियान जियान को बताती है कि यही भाई साहब गुचेंग है। अब इसके बाद गुचेंग जियान के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, क्या तुम मुझे देख के खुश नहीं हो। जियान उससे पूछती है कि यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो तुम, लेकिन गुचेंग डायरेक्ट जियान के चेहरे को पकड़ लेता है। तो जियान उससे पूछती है क्या कर रहे हो तुम। गुचेंग उससे कहता है कि तुम काफी टाइम के लिए गायब थी, मुझे लगा कि तुम मर गई हो, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम जिंदा हो अभी तक। इसके बाद ये दोनों हमेशा की तरह वैसे ही खेलने लगते हैं। जियान अटैक करती है लेकिन गुचेंग डॉज कर लेता है और उससे कहता है कि यहाँ पे पास ही में लड़ाई हो रही है, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, कहीं तुम बैटल के साथ निपट न जाओ, इसलिए मैं यहाँ पे चला आया। इसके बाद वो जियान के कंधे के ऊपर हाथ डालता है और उससे पूछता है कि तुम इतना गुस्से में क्यों हो, किसने तुम्हें नाराज किया। वह फिर जियान अपने मन के अंदर सोचती है कि ये दोनों पक्का एक दूसरे से नफरत करते हैं, इन्हें देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। खैर इसके बाद गुचेंग साथ होता है और वो जियान से पूछता है बताओ यहाँ पे क्या हुआ। तो जियान गुचेंग की तरफ देखती है, जिसके बाद वो याओयुए की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये ब्लीचिंग मून की सैडनेस है और इसने कहा कि मेरी छोटी बहन जियान ली जुए के लिए काफी नहीं है और हम लोग सच्चाई को देख नहीं सकते, और इसने हमें ये भी कहा कि हम लोगों को आगे से केयरफुल रहना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमसे कोई ऊपर भी है। और हाँ, इसने ये भी कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। गुचेंग आगे से कहता है ओहो, जिसपे याओयुए की अफट के 4, और वो आगे से कहती है कि मैंने आखिरी वाला नहीं कहा, ओ मैंने कुछ भी नहीं कहा। गुचेंग आगे से कहता है कि हमसे ऊपर हमेशा कोई ना कोई रहता ही है, आज मैं ये देखना चाहूंगा। जिसके बाद वो अपने लोगों से कहता है जाओ जाके ब्लीचिंग मून होली लैंड को डिस्ट्रॉय कर दो, जिसमें वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी सी बात पे पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय करना। अब इसे याओयुए काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और डरने लगती है। वह फिर जियान गुचेंग से कहती है कि इतना भी आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस उनसे माफी मंगवा लो। लेकिन गुचेंग उसे कहता है कि कब से जानवरों ने वो फैमिली को बेइज्जत करने का ठेका उठा लिया है। जियान के पेरेंट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो आगे से कहते हैं कि एक बार में ही पूरे एनिमी को डिस्ट्रॉय करना बस ऑर्डर देके ये हमेशा की तरह अभी भी उतना ही ज्यादा अग्रेसिव है जितना हुआ करता था। लेकिन जियान के फादर आगे से कहते हैं लेकिन उसका रिलेशन जियान के साथ थोड़ा सा बेहतर हो चुका है। अब इसके बाद याओयुए मास्टर जैन की तरफ देखती है तो ली जुई आगे से गुचेंग से कहता है बाहरी भाई इतना भी ज्यादा हार सुनने की जरूरत नहीं है, याओयुए तो बस अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रही थी और वैसे भी इतने ज्यादा चीजों को डिस्ट्रॉय करना टाइम की बर्बादी ही होगी। वहीं पे सेकंड एल्डर ली जुई के ऊपर आगे से चिल्लाने लगता है और गुचेंग को ये बिल्कुल पसंद में नहीं आता है कि जब गुचेंग किसी से बात करे तो कोई बीच में बोले, इसीलिए वो सीधा ली जुई से पूछता है कि तुम्हें वो बंदे हो ना जिसके बारे में ये ब्लीचिंग सेक्ट वाली बात कर रहे थे। जिसपे ली जुई आगे से कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसके बारे में बात करते हैं, कोई भी ये प्रूव नहीं कर सकता है। दुनिया अनजान है, मैं अनजान हूँ, तुम अनजान हो, ये अनजान है, वो अनजान है, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी खातिर इस बार याओयुए को माफ कर दोगे और बाकियों के लिए भी जो उन्होंने आज किया है। लेकिन एल्डर आगे से कहता है कि ऐसा ना वैसा, तुम्हें कौन लगता है कि तुम कौन हो। जिसके बाद वो सीधा ली जुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा देता है। लेकिन ली जुई आगे से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक झटके के अंदर ही एल्डर के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिससे एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ली जुई के पास ब्रोकन सील है स्पिरिचुअल से, यानी कि कल्टीवेशन बेस ही ठीक से नहीं बना है तो फिर कल्टीवेट कहाँ से करेगा। जिसके बाद वो एल्डर फोर्स की वजह से पीछे की तरफ गिरते हुए जा रहा था। गुचेंग उसे पकड़ सकता था लेकिन वो साइड में हट जाता है, जिसे एल्डर सीधा जाके खेतों में जाके गिरता है। जियान और जियानर दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि उसने सेकंड एल्डर के अटैक को ब्लॉक कर लिया जो कि सेक्रेड लॉर्ड जीलम में थे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी चमकने लगती है और एक एल्डर आगे से बताता है कि ये रोनिक लाइट है जो कि आसमान तक छू रही है। और ली जुई भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ सन फैमिली उलझना नहीं चाहेगी, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो गुचेंग से जाके भिड़ गया। वह हम लोग कुछ लोगों को हंसते हुए देखते हैं और वो आगे से कहते हैं कि मुझे पता था कि वो कभी भी बैटल के दौरान इतनी जल्दी से हारेगा नहीं। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि जाओ जाके पूरी दुनिया में ये बात फैला दो कि स्काई ब्लेड सेक्रेट सेक्टर एक कॉन्फ्रेंस करना चाहता है और हम लोग वहीं पे मास्टर के वापस लौटने की बात करेंगे। अब इसके बाद हम लोग दो यूरिस को देखते हैं जो कि आपस में मचा रहे थे और उन्हें भी ये लाइट दिखाई देती है, जिसको देख के ये लोग खुश हो जाते हैं और ये लोग आगे से कहते हैं कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग अपने क्लैन को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। मैं बता दूं दोनों ही लड़कियां हैं। अब इसके बाद हम लोग ब्लीचिंग मून होली लैंड को देखते हैं और उनके ऊपर कृपा बरसने लगी थी गुचेंग की वजह से और ये लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। अब इसके बाद हम लोग ली जुई को देखते हैं जो कि गुचेंग से कहता है कि इतना भड़का हुआ होना भी ठीक नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता था और वैसे भी यहाँ पे दोनों पार्टीज की गलती है, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। गुचेंग आगे से कहता है कि तुमने कहा दोनों पार्टीज की गलती है, हाउ? जियान यहाँ पे गो फैमिली की डायरेक्ट डिसेंडेंट है और ऊपर से वो मेरी बहन है, गुचेंग की बहन। समझ में आया? किसकी बहन? गुचेंग की बहन। तो वो कैसे गलत हो सकती है? और बस यहीं तक वीडियो थी और वीडियो यहीं पे खत्म होती है क्योंकि इतने ही चैप्टर अवेलेबल थे। अब आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है, गुचेंग कैसे क्या डिस्ट्रॉय करता है।